तो इसमें बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा आपको मिलेंगी। सो कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या है, सब कुछ इसमें जानेंगे कि ताकि आपका एक भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन कटे ना। तो चलिए देखिए कम्युनिकेशन प्रोसेस है क्या। सो देखिए कम्युनिकेशन इज़ ए continuous process which mainly involves three elements: सेंडर, मैसेज, रिसीवर। अब देखिए कम्युनिकेशन क्या है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। इसमें तीन चीज़ें एलिमेंट होते हैं, तीन एलिमेंट है मेन। सेंडर है, रिसीवर है और मैसेज है। यानी एक तरफ सेंडर है, मैसेज भेजने वाला, एक तरफ रिसीवर है और एक तरफ क्या है, मैसेज। अब देखिए सेंडर को रिसीवर को मैसेज देना है तो मैसेज के बिना कम्युनिकेशन कैसा, तो इसलिए सेंडर, रिसीवर और मैसेज होना ज़रूरी है। SMR जिसे आप कहते हैं, सेंडर, रिसीवर और मैसेज, तीन देखिए होने ज़रूरी हैं। शॉर्टकट में आप इसे जान लीजिए। सो देखिए द एलिमेंट्स इन्वॉल्व इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस आर एक्सप्लेन बिलो। अब देखिए मेन तो तीन हो गए, सेंडर, मैसेज, रिसीवर, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आती हैं। अब देखिए यहाँ पे आप इसे पिक्चर में आप इसे देख सकते हैं। जैसे देखिए सेंडर, इनकोडिंग, मैसेज, चैनल, रिसीवर, डिकोडिंग और फीडबैक। अब देखिए यहाँ पे बात क्या है, आपने देखा होगा इनकोडिंग और डिकोडिंग क्या है। देखिए सबसे पहले अगर आपने किसी को मैसेज कुछ पहुँचाना है तो आप है सेंडर, है ना। आपका दोस्त है मैसेज लेने वाला, वो है रिसीवर। तो देखिए सेंडर सबसे पहले क्या करेगा कि इनकोड करेगा कि यानी कि उसे क्या बात कहनी है वो उसे बनाएगा, क्या इन्फॉर्मेशन देनी है वो उसे बनाएगा सिस्टमेटिक वे से, यानी कि इन्फॉर्मेशन को बनाने वाला। फिर मैसेज, उसमें क्या इन्फॉर्मेशन दी जानी है, उसमें पूरा स्ट्रक्चर बनाया जाता है कि ये मैसेज उसे देना है। आपने सोचा आपने अपने दोस्त से बात करनी है तो आपने सोचा उससे आपको बात करनी है, आपने मैसेज कोड करना है कि कैसे बात करें, किस टॉपिक पे बात करें। मैसेज में आपने पूरा डिटेल में समझाया। चैनल क्या है, आपने फिर चैनल को चूज़ किया। जैसे देखिए टेलीफोन है, वीडियो कॉल है ना। तो मोबाइल फ़ोन आपने कॉल करने की सोची, फिर आपने रिसीवर को फ़ोन किया। तो जो आपने बात कही, तो देखिए आपकी बात को समझने के लिए रिसीवर बातों को डिकोड करेगा, यानी कि जो आपने मैसेज को इनकोड किया है, बनाया है मैसेज को, तो वो उसे डिकोड करेगा, समझने की कोशिश करेगा। तो इसमें क्या है देखिए नॉइस भी कई बार आ जाती है। नॉइस देखिए जैसे मान लीजिए आप मैसेज दे रहे हैं अपने रिसीवर को, जैसे आप अपनी बात कह रहे हैं अपने रिसीवर को, सेंडर रिसीवर को बातें कह रहा है। तो मान लीजिए आपने स्मार्टफोन का यूज़ किया, टेलीफोन चूज़ किया, उसमें देखिए कई बार नॉइस आ जाती है ना। कई बार क्या होता है, रैली निकल रही होती है, जनरेटर चल रहा होता है, कई बार कनेक्शन सही से नहीं आ पाता, है ना। तो नेटवर्क नहीं आ पाता, तो कई बार नॉइस आ जाती है। नॉइस आ गई तो आपका जो मैसेज है वो सही नहीं होगा, नॉइस नहीं आई तो हो जाएगा मैसेज सही। तो देखिए सबसे बाद में क्या है, जब देखिए सेंडर रिसीवर को मैसेज दे देता है, जब मान लीजिए आपने अपने दोस्त को फ़ोन कर दिया, उसके बाद देखिए आपके दोस्त ने फ़ोन रख दिया, है ना। उसके बाद देखिए रिसीवर को ये जानना होता है कि जो बात उसे कही गई है उसे कैसे समझा जाए। तो यहाँ पे रिसीवर को बात को समझना है, मैसेज को समझना है। तो फिर देखिए समझने के बाद वो फीडबैक देता है सेंडर को, है ना। जब देखिए आपने अपने दोस्त से बात सारी कर ली, आपकी बात ख़त्म हो गई, रिसीवर ने देखिए आपकी बात को समझ लिया, फिर आपको फीडबैक दिया कि क्या समझ में आया, क्या नहीं आया। अगर मान लीजिए नॉइस आ गई, वो कहते हैं ना कि नेटवर्क नहीं आ रहा, हम बाद में बात करेंगे, तो आप फिर से बात करते हैं, तो आपकी बातों को पूरी तरह से समझते हैं, आपको फीडबैक देते हैं कि मैसेज समझ में आया कि नहीं। तो यह है कम्युनिकेशन का प्रोसेस। तो इसे डिटेल में जानते हैं। देखिए सेंडर क्या है, वही बात देखिए, द सेंडर और द कम्युनिकेटर जेस्टर द मैसेज एंड कन्वे इट टू द रिसीवर, ही इज़ द सोर्स एंड वन हु स्टार्ट द कम्युनिकेशन। अब देखिए यहाँ पे क्या, सेंडर कौन है कि जो मैसेज को बनाता है और अपने रिसीवर तक पहुँचाता है ना। तो वो क्या है, कम्युनिकेशन का क्या है, वो सोर्स है, वो कम्युनिकेशन को स्टार्ट करता है यहाँ पे। सो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है मैसेज। एक देखिए क्लास में एक टीचर बच्चों को पढ़ाते हैं, वो सेंडर ही होते हैं, बच्चे रिसीवर होते हैं। मैसेज है, मैसेज में क्या है देखिए, इट इज़ द आइडिया, इन्फॉर्मेशन, व्यू, फैक्ट, फीलिंग एट्सेट्रा दैट इज़ जनरेटिंग बाय द सेंडर एंड इज़ देन इंटेंडेड टू द कम्युनिकेटर फर्दर। अब देखिए सेंडर क्या है, मैसेज देने वाला, लेकिन मैसेज क्या है, मैसेज जो है वो इन्फॉर्मेशन जो रिसीवर को पहुंचानी है, जिसमें इन्फॉर्मेशन है, फैक्ट है, फीलिंग है, सब कुछ।
नेक्स्ट है इनकोडिंग। देखिए इनकोडिंग क्या है, द मैसेज जनरेटेड बाय द सेंडर इज इनकोडेड सिम्बॉलिकली सच इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स, पिक्चर, जेस्टर एक्सेट्रा बिफोर इट्स कन्वेइंग। अब देखिए इनकोडिंग क्या है कि सेंडर मैसेज को बनाएगा। सेंडर ने देखिए मैसेज देना है, लेकिन मैसेज को बनाना ज़रूरी है कि किस हिसाब से बनाया जाए। अब देखिए जैसे मैं आपको ये वीडियो बना के दे रहा हूँ, तो इसमें मैंने देखिए आपको सारी चीज़ें सिस्टमेटिक वे से बताई हैं कि ये है, मैंने मैसेज को इनकोड किया है ना, जिसमें पिक्चर्स है, वर्ड्स है, कई सारी चीज़ें हैं, शब्द है, ऐसे। ये इंग्लिश में है, आपको समझ में आएगा, हिंदी में भी समझ में आएगा, इस प्रकार से। तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में वीडियो आता है हमारा, आप कोई भी वीडियो देख सकते हैं। तो क्या है, मैसेज पहुंचाने का तरीका। फिर है मीडिया। देखिए इट इज़ द मैनर इन विच द इनकोडेड मैसेज इज ट्रांसमिटेड। द मैसेज में बी ट्रांसमिटेड ऑरली और इन राइटिंग। द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन इंक्लूड टेलीफोन, इंटरनेट, पोस्ट, फैक्स, ईमेल एक्सेट्रा। द चॉइस ऑफ मीडियम इज डिसाइड बाय सेंडर। अब देखिए नेक्स्ट है मीडिया, है ना, नेक्स्ट है मीडिया। अब ये क्या है कि जो मैसेज पहुंचाना है वो किस तरह से ट्रांसफ़र किया जाए, नॉलेज को कैसे ट्रांसफ़र किया जाए। या तो जब आपने देखे, जब सेंडर है वो सोचता है मैसेज पहुंचाना है, मैसेज को बना लिया, बारी आती है मैसेज पहुंचाने के लिए, या तो आप देखिए बोल के बताएंगे या लिख के बताएंगे, या तो आप टेलीफोन करेंगे या इंटरनेट पे बात करेंगे, या आप पोस्ट करेंगे, फैक्स करेंगे, ईमेल करेंगे। तो ये डिसाइड करना होता है सेंडर को कि क्या करना है। ये है मैसेज पहुंचाने का तरीका। नेक्स्ट है डिकोडिंग। सो देखिए इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द सिंबल इनकोडेड बाय द सेंडर आफ्टर डिकोडिंग द मैसेज इज रिसीव बाय रिसीवर। अब देखिए डिकोडिंग होती है मैसेज को समझना। देखिए जैसे मान लीजिए आपने किसी को मैसेज पहुंचा दिया, है ना, तो रिसीवर मैसेज ले लिया, तो वहाँ पे क्या है, मैसेज को समझता है कि मैसेज है क्या। तो देखिए रिसीवर है, ही इज़ अ पर्सन हु इज़ द लास्ट इन द चेन एंड फ्रॉम द मैसेज एंड whom the message was sent by sender. Once the receiver receive the message and understand it in proper perspective and acts according to the message, only then the person of communication is successful. देखिए इसमें क्या है, रिसीवर। अब देखिए जो रिसीवर होता है वो होता है मैसेज को लेने वाला। सेंडर ने देखिए मैसेज बनाया, मैसेज दिया, इनकोड किया, है ना, मीडियम के ज़रिए ट्रांसमिट किया। तो किसके लिए किया, रिसीवर के लिए। रिसीवर ने मैसेज को डिकोड किया, मैसेज को समझा। अब देखिए यहाँ पे बारी आती है मेन बात रिसीवर की कि वो मैसेज को कैसे समझ रहा है। यानी कि जो स्टार्टिंग में सेंडर ने मैसेज बनाया है, रिसीवर को यहाँ पे मैसेज को समझना है। अगर वो मैसेज को समझेगा तभी कम्युनिकेशन को सक्सेसफुल माना जाएगा। नेक्स्ट आती है फीडबैक। अब देखिए वंस द रिसीवर कंफर्म्स टू द sender that he's received the message and understood it is the process of communication is complete. अब देखिए जैसे मान लीजिए कि सेंडर ने कम्युनिकेट किया अपने रिसीवर के साथ, उनसे फ़ोन पे बात की, तो फीडबैक के रूप में देखिए उसने बता दिया रिसीवर ने कि हाँ उसे बात पूरी समझ में आ गई, तो उसने आगे से जवाब दिया। तो इससे क्या है, कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाता है। नॉइस, इट रेफर्स टू एनी ऑब्स्ट्रक्शन that is caused by sender, message or receiver during the process of communication. For example, bad telephone connection, faulty encoding, faulty decoding, inattentive receiver, poor understanding of message due to prejudice और inappropriate gesture etc. अब देखिए नॉइस क्या है कि मैसेज समझ में ना आना। जब देखिए मान लीजिए आपने फ़ोन किया तो नेटवर्क नहीं आया, पुअर टेलीफोन कनेक्शन है ना, तो हुआ क्या, मैसेज आपका गया नहीं। अब देखिए फॉल्टी इनकोडिंग क्या है कि मैसेज बनाने वाले ने गलती कर दी। देखिए जैसे मान लीजिए कि आप हिंदी मीडियम से हैं, तो आपको इंग्लिश में समझ में नहीं आती, तो मैसेज देने वाला पूरा ही आपको इंग्लिश में समझा रहा है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, है ना, तो वो भी क्या है, नॉइस है। तो दूसरी तरफ क्या है कि देखिए फॉल्टी डिकोडिंग, वो आपको सारी बातें बता रहा है सेंडर, लेकिन आप बात को समझ नहीं पा रहे। आप हिंदी में बात कर रहे हैं लेकिन वो हिंदी समझता नहीं है, वो इंग्लिश समझता है। आप मैसेज दे रहे हैं लेकिन वो डिकोड नहीं कर पा रहा, तो ये देखिए ये भी नॉइस है। तो इससे क्या है, पुअर अंडरस्टैंडिंग। देखिए जब रिसीवर मैसेज को समझता है,
है ना, उसे अंडरस्टैंड करता है तो कम्युनिकेशन कंप्लीट होता है। लेकिन जब नॉइस आती है, मैसेज यहाँ पे इनकम्प्लीट माना जाता है, कम्युनिकेशन यहाँ पे इनकम्प्लीट माना जाता है। सो अब बारी आती है इन्फॉर्मेशन फ्लो इन ए ऑर्गेनाइजेशन। सो देखिए इन्फॉर्मेशन जो कैसे फ्लो करती है किसी ऑर्गेनाइजेशन में। सो देखिए द फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन डिपेंड्स ऑन साइज और स्ट्रक्चर एंड फिलोसफी। स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन हैव स्मॉल लेवल ऑफ हायरार्की which is not more complicated, but in larger organization have various level of hierarchy which is critical and more complicated। अब देखिए ऑर्गेनाइजेशन, जब कोई कंपनी या जब कोई ऑर्गेनाइजेशन बड़ा हो तो वहाँ पे बड़ा कम्युनिकेशन होता है। जैसे मान लीजिए हमारे देश में कोई एक ब्रांच है, उसकी यहाँ पे देखिए 500 ब्रांचेस हैं, तो उसे 500 ब्रांचेस में देखिए कॉन्टैक्ट करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो छोटी सी है, उसकी 1-2 ब्रांच है, तो उसे कम्युनिकेशन करना आसान हो जाता है। सो देखिए यहाँ पे बात करेंगे डाउनवर्ड कम्युनिकेशन की, अपवर्ड कम्युनिकेशन की, लेटरल और हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन की, और डायगोनल और क्रॉस वाइज कम्युनिकेशन की। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आपको ये समझना ज़रूरी है। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन क्या है? सुपीरियर टू सबॉर्डिनेट, यानी कि जब एक कंपनी का बड़ा व्यक्ति यानी कि बड़ी पोस्ट पे जो व्यक्ति है ना, जो बड़ी पोस्ट पे जो व्यक्ति है जैसे एमडी है, वो कम्युनिकेट करेगा क्लर्क से, तो वह है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। अपवर्ड में क्या है कि जब क्लर्क कम्युनिकेट करेगा एमडी से। लेटरल हॉरिजॉन्टल क्या है ना, लेटरल हॉरिजॉन्टल क्या है? जब सेम पोजीशन के दो लोग आपस में कम्युनिकेट करते हैं। डायगोनल और क्रॉसवाइज क्या है? जब डिपार्टमेंट में कम्युनिकेशन होता है। सो देखिए जानते हैं यहाँ पे। सो देखिए डाउनवर्ड कम्युनिकेशन वही, ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन हैज़ ए वर्टिकल स्ट्रक्चर, ऑल इंपॉर्टेंट डिसीजन आर कम्युनिकेटेड थ्रू डिफरेंट लेवल ऑफ हायरार्की टू द वर्कर। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में देखिए वही बात है कि एमडी जब बात करेगा अपने क्लर्क के साथ, वो है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर। अपवर्ड कम्युनिकेशन देखिए subordinate टू superior, वही बात आ गई। इन प्रेजेंट टाइम मैनेजमेंट स्टाइल हैव आल्सो चेंज, द रोल ऑफ subordinate कन्वेज टू द इंफॉर्मेशन एंड गिव एडवाइस टू सुपीरियर इन द ऑर्गेनाइजेशन। डाउनवर्ड में हमने देखा ना, जब एक कंपनी का बड़ा पोस्ट पे बैठा हुआ पर्सन जब क्लर्क से बात करेगा, अपने सबसे जूनियर से बात करेगा, यानी कि सीनियर बात कर रहा है जूनियर से। अब अपवर्ड में क्या है कि जब जूनियर बात कर रहे हैं अपने सीनियर से, अपने बॉस से, तो वो क्या है? अपवर्ड कम्युनिकेशन है। आज का देखिए टाइम थोड़ा सा चेंज हुआ है मैनेजमेंट का, तो यहाँ पे क्या है कि देखिए जो जूनियर है वो भी एडवाइस देते हैं सीनियर को कि ताकि ऑर्गेनाइजेशन को कैसे और चलाया जाए। नेक्स्ट लेटरल और हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। देखिए ये कम्युनिकेशन कौन सा है, ये एग्जाम में हमेशा पूछते हैं। दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन फ्लो यूजुअली टेक प्लेस बिटवीन टू पीपल, बिटवीन पीपल्स ऑफ द सेम हायरार्की लेवल ऑफ सेम स्टेटस। These channels are used for coordination of task, information sharing and conflict solution। अब देखिए लेटरल हॉरिजॉन्टल क्या है? ये है कि जब सेम पोस्ट पे बैठे पर्सन आपस में बात करते हैं, है ना, सेम पोस्ट में बैठे, उनकी पोस्ट दोनों की क्या है? वो सेम है, तो आपस में जब वो कनेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है डायगोनल कम्युनिकेशन। When different departments in an organization or people at various level convey the message beyond the boundaries is treatment to be crosswise and diagonal communication, such as production convey message to finance manager। अब देखिए यहाँ पे एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट को मैसेज जाता है। जो एक कंपनी है वहाँ पे देखिए फाइनेंस डिपार्टमेंट है और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, जहाँ पे सामान बनता है या सामान रखा जाता है, प्रोडक्शन होती है सामान की, और एक पैसों का हिसाब किताब रखता है फाइनेंस मैनेजर, है ना। तो आपस में क्या है, जब एक डिपार्टमेंट दूसरे से क्या है बात करता है, क्रॉस करता है, ऐसे वो इससे बात करेगा और वो इससे बात करेगा, है ना, वो चीज़। तो ये क्या है? डाउनवर्ड कम्युनिकेशन है, सॉरी डायगोनल कम्युनिकेशन है। तो स्टेट के कंट्रोल में नहीं था, पर फिर भी उसे स्टेट की बातों को मानना पड़ता था। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि स्टेट के अंडर था नहीं, पर फिर उसको बातों को उसे मानना पड़ता था, यानी कि वो स्टेट के खिलाफ कुछ भी नहीं लिख बोल सकते थे। ठीक है। अंडर एन अथॉरिटेरियन अप्रोच इन वेस्टर्न यूरोप, फ्रीडम ऑफ थॉट वाज जेलसली गार्डेड बाय फ्यू पीपल। देखिए इसमें है क्या, अगर हम वेस्टर्न यूरोप की बात करें तो यहाँ पे क्या है कि जो कुछ लोग थे वो रूलिंग क्लास के, ठीक है, वो उनके अंदर यानी कि फ्रीडम नहीं थी किसी को,
तो जो कुछ लोग थे रूलिंग क्लास के, उन्हीं के अकॉर्डिंग रह के तो सभी को काम करना पड़ता था, जैसे मास मीडिया भी उनके अंदर थी। हु वर कंसर्न विद द एमरजेंस ऑफ ए फ्यू मिडिल क्लास एंड वर वरिड अबाउट द इफेक्ट ऑफ प्रिंटेड मैटर ऑन देयर थॉट प्रोसेस। ठीक है, अब देखिए इसमें है क्या, इसमें क्या होता था कि जो मास मीडिया थी वो किसके अंडर थी, वो थी रूलिंग क्लास के अंडर। तो उनको पूछे बगैर या उनके खिलाफ मास मीडिया जैसे समाचार पत्र है, न्यूज़पेपर है, कुछ भी है, तो वो कुछ भी सरकार के खिलाफ या उसके जो रूलिंग क्लास उसके खिलाफ कुछ लिख नहीं सकती थी, क्योंकि ऐसा लिखने पर क्या होगा कि उनको काफ़ी नुकसान होता। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि जो इसके अनुसार जो मीडिया थी वो तो फ्रीडम थी, है तो फ्री थी, पर सरकार के खिलाफ कुछ भी लिख नहीं सकती थी। स्टेप्स वर टेकन टू कंट्रोल द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। देखिए कुछ जो स्टेप्स है वो उठाए गए। ठीक है, यानी कि एक्सप्रेस अपने विचारों को, जो आपके जो मन के भाव हैं, विचार है, उसको व्यक्त करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए कुछ जो है वो स्टेप्स उठाए गए। देखिए दिस थ्योरी स्टीम फ्रॉम द अथॉरिटेरियन फिलॉसफी ऑफ प्लेटो। तो ये थ्योरी कहाँ से ली गई है, प्लेटो की थ्योरी से। ठीक है, तो ये 407 से 327 यानी कि 407 टू 327 BC। अब देखिए हु थॉट दैट द स्टेट वाज सेफ ओनली इन द हैंड्स ऑफ ए फ्यू वाइज मैन। अब प्लेटो क्या मानते थे, वो ये मानते थे कि स्टेट जो तभी सेफ रह सकती है कि अगर वो कुछ वाइस मैन यानी कि कुछ जो है वो अच्छे जो इंसान हैं उनके हाथों में हो। ठीक है, यानी कि एक स्टेट को चलाने के लिए क्या है, एक आपको मजबूत व्यक्तियों की ज़रूरत है, तो जिससे एक स्टेट या एक राज्य जो है वो सेफ रह सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, The world has been witness to authoritarian means of control over media by both dictatorial और democratic governments। अब देखिए इसमें है क्या कि दुनिया में सारी जगह, दुनिया गवाह है सारी जगह पे कि अथॉरिटेरियन का मीनिंग क्या है कि कंट्रोल ओवर मीडिया, यानी कि मीडिया के ऊपर कंट्रोल करना किसके ज़रिए, चाहे वो डिक्टेटरशिप हो, तानाशाही हो, चाहे वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो, चाहे लोकतंत्र हो, चाहे वो तानाशाही हो, दोनों के अंडर क्या है कि मीडिया को कंट्रोल में रखा जाए कि ताकि सरकार के खिलाफ वो कुछ भी लिख ना पाए इतना। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्योरी। देखिए अंडर दिस थ्योरी इट इज़ एडवोकेटेड द नीड फॉर रिप्लेसमेंट बाय द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्योरी। दिस थ्योरी क्रिटिसाइज द फ्री प्रेस थ्योरी। अब देखिए क्या इसमें क्या था, इसमें यह बात थी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्योरी में कि जो प्रेस थी वो थी तो मतलब कि फ्री थी, पर उसका रिप्लेसमेंट करना। अब देखिए इसमें है क्या, इसमें ये बताया गया है कि जो प्रेस, पहली बात तो वो फ्रीडम उसको मिलनी चाहिए, साथ में क्या होना चाहिए कि वो लोगों के कल्याण के लिए कार्य करे। ठीक है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्योरी क्या है कि जो थ्योरी है, ठीक है, इसमें क्या बताया कि इसमें जो मीडिया है वो है तो फ्री है, पर वो लोगों की भलाई के लिए कुछ काम करे। ठीक है, कुछ लोगों की आवाज़ बाकी सरकार तक वो पहुंचाए। ठीक है, द एमरजेंस ऑफ द रेडियो, टीवी एंड सिनेमा सजेस्टेड द नीड फॉर अकाउंटेबल ऑफ सोसाइटी। दिस थ्योरी रिसर्च बाय यूनाइटेड स्टेट कमीशन ऑफ फ्रीडम ऑफ प्रेस 1949। देखिए इस थ्योरी को कब निकाला गया था, स्टेट कमीशन ऑफ फ्रीडम को, जब यूनाइटेड स्टेट्स की जो कमीशन थी, प्रेस कमीशन था फ्रीडम का 1949 में। तो यहाँ पे सजेस्ट किया गया कि चाहे रेडियो हो, टीवी हो, सिनेमा हो, ठीक है, तो ये क्या है, ये एक जो समाज है, जो एक सोसाइटी है, उसकी ज़रूरतें हैं, इसके अनुसार क्या है जो मीडिया है वो लोगों की बात वो पहुंचा सकता है, यानी कि लोगों के कल्याण के कार्य के लिए मीडिया को काम करना चाहिए। नेक्स्ट है क्रिश्चियन थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन। देखिए दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन ह्यूमन सेंसिटिविटी, पर्सनल फ्रीडम एंड डेडिकेशन टुवर्ड्स टू गॉड। देखिए ये थ्योरी किस पे बेस्ड है, ह्यूमन की सेंसिटिविटी पे, ठीक है, पर्सनल फ्रीडम पे, व्यक्तिगत स्वतंत्रता पे, और डेडिकेशन के लिए, किसके लिए है, भगवान के लिए, यानी कि जो व्यक्ति भगवान के लिए, ठीक है, ये श्रद्धा भाव वगैरह रखते हैं। दिस थ्योरी इज डेवलप इन द यूरोपियन कंट्रीज। देखिए होता क्या है, यूरोपियन कंट्रीज़ में ये थ्योरी डेवलप की गई। दिस थ्योरी इज डेवलप इन यूरोप, फिर ये वाला है, दिस थ्योरी इज पॉपुलर अमंग मासेस बिकॉज इट डज नॉट बिलीव ऑब्स्टिकल। देखिए इसमें है क्या कि ये थ्योरी है, क्रिश्चियन थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन क्या है कि इसमें क्या है कि जो ह्यूमन बीइंग है
जो इंसान है, तो उसको पर्सनल फ्रीडम दी जाए, ठीक है। जो भगवान के प्रति वह वो अपना श्रद्धा भाव रखे, ये उसके ऊपर आधारित थी, ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि है क्या था कि देखिए, जब यूरोपियन कंट्री में क्या था उस वक्त, जो क्रिश्चियनिटी, जो क्रिश्चियन थे, जो चर्च था, उसकी सबसे बड़ी मान्यता हो गई थी, ठीक है। तब दो तलवारों का सिद्धांत निकल के आया था, एक तरफ स्टेट था, एक तरफ चर्च था, ठीक है। दोनों में ये था कि व्यापक कौन है, सबसे बड़ा कौन है, तो ये थ्योरी निकल के आई थी तब, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें क्या है कि चर्च को सबसे बेहतर माना गया था। नेक्स्ट है इस्लामिक थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन। देखिए, दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन मुस्लिम कंजर्वेशन प्रिंसिपल विच फॉलो मोस्टली इन मुस्लिम कंट्री। देखिए, मुस्लिम जो कंट्री है, जो मुसलमान देश हैं, वहाँ पे इस थ्योरी को अपनाया जाता है। दिस थ्योरी फॉलो रिजिड एंड प्रिंसिपल ऑफ मोहम्मद साहब। देखिए, जो मोहम्मद साहब जो पीर पैगंबर थे इस्लाम के, जिनसे इस्लाम की शुरुआत हुई है, तो इस थ्योरी के मानने वाले मोहम्मद साहब के जो रिजिड यानी कि कठोर सिद्धांत थे, ठीक है, तो उनको वो मानते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आप कोई भी मुस्लिम कंट्री देख सकते हैं, वहाँ पे जो कानून है, जो लॉ है, वो बहुत ज़्यादा सख्त है, ठीक है, रिजिड है। तो मोहम्मद साहब के जो थ्योरीज हैं, जो उनकी रचनाएं, जो थ्योरीज हैं, वो उनको फॉलो करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये वो थ्योरी होगी। होता है ना ऐसे कि देखिए, जैसे इस्लामिक कंट्री है, दुनिया की जितनी इस्लामिक कंट्री है, वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं, वहाँ पे एक जैसा आपको लॉ मिलेगा, ठीक है। क्यों मिलेगा? क्योंकि वो मोहम्मद साहब की जो प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हैं। कंजर्वेटिव थ्योरी। देखिए, अंडर दिस थ्योरी कम्युनिकेशन इज रेनोवेटेड बाय रिलीजन, कास्ट एंड रिस्ट्रिक्शन इज इम्पोज्ड ऑन द पीपल मूवमेंट, देयर एजुकेशन एंड वे ऑफ लिविंग। देखिए, कंजर्वेटिव थ्योरी क्या है? इस थ्योरी के अंतर्गत क्या है कि जो धर्म है, जो जात पात है, उसके ऊपर क्या है? प्रतिबंध लगाना, ठीक है, प्रतिबंध लगाना। तो ये प्रतिबंध क्यों लगाया जाए? देखिए, प्रतिबंध लगाने के साथ क्या है कि एजुकेशन के लिए और जीवन को जीने के लिए, यानी कि वे ऑफ लिविंग के लिए एक मूवमेंट को चलाना। कंजर्वेटिव थ्योरी में क्या है कि जो फालतू की बातें हैं धर्म की, जात पात की, उसको हटा के, ठीक है, उसकी जगह पे क्या है कि आप एजुकेशन को लेके आइए, जिससे क्या है इंसान का जो जीवन स्तर है जो ऊंचा हो सके। वैदिक थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन, दिस इज ओल्डेस्ट थ्योरी विच इज़ प्रैक्टिस वैदिक एरा। देखिए, ये सबसे पुरानी थ्योरी है, वैदिक, जैसे नाम से पता चलता है वैदिक, ये वैदिक काल में प्रचलित थी। दिस थ्योरी कंसिडर इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशन एज बेस ऑफ द ट्रेडिशन वैल्यू। देखिए, इसमें बताया गया है कि जो भारतीय संस्कृति है, जो रीति रिवाज हैं, वो हमारे परंपरागत जो वैल्यू पर आधारित हैं। इट वॉज वर्बल कम्युनिकेशन एट इंडिया इन अर्ली टाइम। देखिए, ये वर्बल कम्युनिकेशन के रूप में माना जाता है भारत में, ठीक है। आपको थ्योरी करनी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है, देखिए, बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ द डिफरेंट स्कॉलर। अभी हमने ऊपर थ्योरीज की थी ना, सोशल कल्चर वाली, अब हम करेंगे बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ द डिफरेंट स्कॉलर। अब देखते हैं डिफरेंट जो स्कॉलर हुए थे उन्होंने कौन कौन सी थ्योरी दी थी कम्युनिकेशन की। देखिए, एरिस्टोटल्स थ्योरीज ऑफ कम्युनिकेशन। देखिए, एरिस्टोटल कौन है? ठीक है, एरिस्टोटल कौन है? एरिस्टोटल है, बताइए, एरिस्टोटल है प्लेटो के शिष्य, यानी कि स्टूडेंट, ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इफ persuasive techniques are used then thinking process of receiver can be changed। अब देखिए, इसमें है क्या, अगर हम ऐसी तकनीक अपनाएं, ठीक है, तो उससे क्या है कि देखिए, इसमें बताया गया है कि अगर हम कुछ तकनीक ऐसी अपना लें जो हमारी सोचने शक्ति पर जो आधारित है, जो ऐसी चीज़ें अपनाएं, तो क्या करेगा, जो रिसीवर है यानी कि जिसको हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, उसकी हम सोच को बदल सकते हैं। तो उन्होंने इसमें क्या कहा था कि हम ऐसी टेक्निक्स को यहाँ पे अपना सकते हैं, ठीक है, जिससे हम किसी की भी सोच को बदल सकते हैं, जिसका मैसेज दे रहे हैं। अब देखिए, जैसे आप कहीं पे मंदिर में, गुरुद्वारे में, कहीं भी आप जा रहे हो, अगर वहाँ पे पूजा पाठ हो रहा है, अगर आप थोड़ी देर के लिए उनका जो पूजा पाठ वो है वो सुनते हो, तो आपकी थिंकिंग जो है वो धीरे धीरे वो थोड़ी सी चेंज होने लगती है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, अंडर दिस थ्योरी देयर आर 3 एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन सच एज सेंडर, मैसेज एंड रिसीवर, ठीक है। इसमें क्या बताया गया है कि जो एक कम्युनिकेशन है उसमें 3 एलिमेंट होते हैं, जैसे एक सेंडर जो मैसेज देने वाला, एक होता है मैसेज जो मैसेज पहुंचाने वाला, एक होता है रिसीवर जो मैसेज को प्राप्त करने वाला,
ठीक है, यानी कि मैसेज देने वाला, मैसेज लेने वाला, और दोनों के बीच में क्या होगा, मैसेज होगा, ठीक है, जो कनेक्ट करेगा दोनों आपस में। बट सेंडर एलिमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज सेंडर कैन चेंज द थिंकिंग ऑफ द रिसीवर। देखिए इसमें सबसे ज़्यादा महत्व किसे दिया गया है, सेंडर को, ठीक है। एरिस्टोटल ने सबसे ज़्यादा महत्व किसे दिया, सेंडर को, क्योंकि सेंडर क्या है वो इंपॉर्टेंट रोल इसलिए निभाता है क्योंकि जो रिसीवर है वो अपने मैसेज के जरिए उसकी थिंकिंग को चेंज कर सकता है, ठीक है। द परsuasive टेक्निक्स आर डिसाइडेड ओपिनियन ऑफ कम्युनिकेशन। आप ये देखिए, मैं आपको सिंपल से एक उदाहरण यहाँ पे दूंगा फ्रेंड्स। देखिए आप ये देखिए कि जब भक्ति आंदोलन चला था तब जब श्री गुरु नानक देव जी थे, तब उन्होंने देखिए कि 4 उदासियाँ की, जगह जगह जाके, सारी जगह जाके जो लोगों को है ना वो समझाया धर्म के बारे में। वो देखिए वहाँ पे समझाया उन्होंने, जैसे अपने वो वाणी से समझाया, कई चीज़ें बताई। तो भक्ति आंदोलन में देखिए सबसे बात यही रहती है कि जैसे जगह जगह जाके लोगों की थिंकिंग को चेंज करना। अब वो क्या कर रहे हैं, वो मैसेज दे रहे हैं, ठीक है। गुरु नानक देव जी मैसेज दे रहे हैं सभी को। मैसेज क्या दे रहे हैं, भाईचारे का। मैसेज क्या दे रहे हैं, आपसी प्यार का, ठीक है। वो क्या कर रहे हैं कि वो है सेंडर, यानी कि वो इम्पोर्टेंट रोल निभा रहे हैं सेंडर का। तो मैसेज दे रहे हैं, तो जनता है जो है रिसीवर, वो अपने मैसेज के जरिए लोगों की थिंकिंग को चेंज कर रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो जब भी कोई ऐसे महान पुरुष हैं या कुछ भी है, जब हम उनकी जीवनी पढ़ते हैं या कोई हमें मैसेज देता है तो हम उसको सुन के हमारी थिंकिंग जो है वो चेंज होने लगती है, ठीक है। तो बस यही बात है। एरिस्टोटल ने भी यही कहा है कि जो सेंडर है वो अपनी थिंकिंग से क्या है, वो रिसीवर की थिंकिंग को चेंज कर सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है लॉसवेल थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन। दिस थ्योरी नोन वेल एज वर्बल मॉडल विच डिस्क्राइब बाय अमेरिकन साइंटिस्ट लॉसवेल। देखिए ये थ्योरी कौन सी है, ये थ्योरी वर्बल है। तो इसको अमेरिकन जो साइंटिस्ट है लॉसवेल, उन्होंने इसे बनाया था, डिस्क्राइब किया था या प्रतिपादित किया था। लॉसवेल कंसिडर्ड एज वन साइड थ्योरी ए लाइक एरिस्टोटल। देखिए लॉसवेल की जो थ्योरी है वो भी वन साइडेड है एरिस्टोटल के जरिए, क्योंकि देखिए एरिस्टोटल ने 3 बातें बताई थी ना, सेंडर, मैसेज और रिसीवर। सेंडर को उसने ज़्यादा महत्व दिया था। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी सेंडर इज़ वेरी मोस्ट पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। सेंडर कैन चेंज। देखिए यहाँ पे भी सिंपल वही बात है कि यहाँ पे भी लॉसवेल की थ्योरी ने जो सेंटर को मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो बताया गया है। नेक्स्ट है शैनन एंड वीवर्स थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन। देखिए दिस मोड एंड थ्योरी वाज फॉर्मुलेटेड बाय फेमस साइंटिस्ट शैनन एंड वीवर इन 1947। देखिए ये 1947 में फेमस साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसे बनाया था। दिस मॉडल इज़ ऑफ्टन रेफर टू एज इंफॉर्मेशन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। ये जो मॉडल है, ठीक है, ये मॉडल है, ये इंफॉर्मेशन मॉडल में, कम्युनिकेशन के इंफॉर्मेशन मॉडल में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पे बताया गया था इन्फॉर्मेशन का सोर्स क्या है। देखिए इन्फॉर्मेशन मॉडल में इन्फॉर्मेशन का सोर्स बताया गया है। देखिए इन्फॉर्मेशन सोर्स में है क्या, पहले है इनकोडर, यानी कि जो हमारा सेंडर, ठीक है, सेंडर इनकोडर एक ही बात है, मैसेज देने वाला। फिर है चैनल, हम किसके माध्यम से हम व्यक्ति को मिल रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे करके किस जरिए मैसेज पहुँचाया जा रहा है। फिर है मैसेज, यानी कि मैसेज जो है वो पहुँचाना, ठीक है। फिर है डिकोडर, फिर है रिसीवर। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे डिकोडर रिसीवर अलग अलग लिखा है, वैसे डिकोडर और रिसीवर एक ही बात होती है। जैसे इनकोडर और सेंडर एक ही बात है, रिसीवर और डिकोडर एक ही बात है। क्योंकि देखिए जब कोई मैसेज सेंड किया जाता है किसी चैनल के जरिए, क्या सेंड करते हैं, मैसेज, तो जो रिसीवर होता है वो मैसेज को डिकोड करता है कि मैसेज को समझता है, ठीक है। मैसेज को समझने वाला होता है डिकोडर। तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन सोर्स बताए हैं इनकोडर, चैनल, मैसेज, डिकोडर। आप डिकोडर इनकोडर को एक ही मान के चलिए। द आइडिया बिहाइंड इनकोडिंग द मैसेज वाज टू अवॉइड द इफेक्टिव ऑफ नॉइज, ठीक है। जब इसमें देखिए है क्या, जो मैसेज का जो देखिए इसमें क्या है कि जो अगर किसी मैसेज को कोई नॉइस, कोई आवाज़ जो है वो इफ़ेक्ट कर रही है तो उसे क्या है, अवॉइड कर देना है। बैरलोस SMCR मॉडल। देखिए दिस मॉडल एंड थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय डेविड बैरलो। अकॉर्डिंग दिस थ्योरी सेंडर इनकोड्स द मैसेज डिपेंड ऑन स्किल्स एंड नॉलेज ट्रांसमिट यूजिंग some suitable channel and how the receiver receive the message depend upon the skill, knowledge and perception of the receiver। इसमें क्या है, देखिए ये डेविड बार्लो ने बताया था। इन्होंने ये बताया था कि जो सेंडर
जो मैसेज को इनकोड करके भेज रहा है, ठीक है, वो जो रिसीवर है वो उसे कैसे रिसीव करेगा, यानी कि जो सेंडर मैसेज तो भेज रहा है पर जो रिसीवर है वो मैसेज को रिसीव तो कर रहा है, पर वो कैसे रिसीव करेगा, वो अपने स्किल से, अपनी नॉलेज से, अपने परसेप्शन से उसको करेगा। यानी कि इन्होंने यहाँ पे रिसीवर को मेन बताया, ठीक है। जैसे हम एरिस्टोटल की बात करें तो, या ऊपर एक और राइटर की बात करें तो उन्होंने क्या बताया था, सेंडर मेन है। यहाँ पे बताया कि सेंडर मैसेज तो भेजेगा पर रिसीवर जो है मेन है, वो जो अपने दिमाग के ज़रिए, जो अपनी सूझबूझ के ज़रिए उस मैसेज को डिकोड करके समझेगा, ठीक है। Berlioz was defined SMCR model and given opinion that all elements have interconnected in communication process. Berlioz के जो SMCR मॉडल है, ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया था यहाँ पे देखिए SMCR मॉडल में इन्होंने क्या बताया था कि सारे जो चीज़ें हैं वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इनकी सेंडर मैसेज, ठीक है। उसके बाद देखिए सोर्सेज क्या है, देखिए सोर्सेज क्या है, आइडिया, थॉट, इन्फॉर्मेशंस, ठीक है। यानी कि अगर हमें मैसेज पहुंचाते हैं सोर्सेज क्या होना चाहिए, वो इन्फॉर्मेशन हो सकती है, वो थॉट है, वो आइडिया हो सकता है, ठीक है। SMCR की फुल फॉर्म क्या है, सोर्सेज, S फॉर सोर्सेज, MC क्या है, मैसेज, यानी कि इनकोडिंग, सिम्बॉलिक या फ्रॉम। देखिए मैसेज जो है वो इनकोड होगा, ठीक है, सिम्बॉलिक फॉर्म में होगा। C से क्या है, चैनल, चैनल का मतलब क्या है, माध्यम, यानी कि किस माध्यम से हम पहुंचा रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं, सामने मिल रहे हैं, क्या है। R से रिसीवर, यानी कि डिकोड द मैसेज। फीडबैक क्या है, रिएक्शन टू सेंडर। फीडबैक क्या है कि जब रिसीवर को मैसेज मिल जाता है तो वो अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करता है कि इसे मैसेज समझ में आया कि नहीं, ठीक है। SMCR की फुल फॉर्म क्या है, सोर्स, मैसेज, चैनल, रिसीवर, ठीक है। तो इस मॉडल में ये चीज़ें बताई गई हैं। आपको ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आपको ये पूछ सकते हैं कि SMCR मॉडल किसने बताया था, उसके बाद SMCR की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। नेक्स्ट है कार्ड्स लेजर फील्ड थ्योरी। देखिए दिस थ्योरी ऑल्सो कॉल्ड मास कम्युनिकेशन थ्योरी, इसे मास कम्युनिकेशन थ्योरी भी कहा जाता है। दिस थ्योरी हैज़ 3 एलिमेंट, मैसेज, सेंडर एंड द ग्रुप लीडर। इसमें क्या है, 3 एलिमेंट है, मैसेज, सेंडर एंड ग्रुप लीडर के, ठीक है। Under this theory, after encoding the message, sender transmit the message by some appropriate channel to an opinion channel। देखिए इसमें क्या है कि जब एक मैसेज को इनकोड कर लिया जाता है, इनके बना लिया जाता है, उसके बाद क्या करता है कि सेंडर का काम क्या है कि मैसेज को पहुंचाना, ठीक है। वो किस माध्यम से पहुंचाएगा, पहले इसमें क्या है, मैसेज को तैयार किया जाता है, फिर सेंडर जो है वो मैसेज को पहुँचाने का काम करता है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है सोशल लर्निंग थ्योरी। देखिए दिस थ्योरी इज डिफाइंड बाय अल्बर्ट बैंडूरा एट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। दिस इज स्पेसिफाइज दैट मैसेज मीडिया गिवन अपॉर्चुनिटी टू आइडेंटिफाई द अट्रैक्टिव कैरेक्टर्स एंड बिहेवियर ऑफ ऑडियंस। देखिए इसमें क्या बताया गया है कि जो मास मीडिया है वो अपॉर्चुनिटी देते हैं, ठीक है, कि ताकि जो लोगों का जो बिहेवियर है वो जाना जा सके, ठीक है। इसमें क्या है कि हम कम्युनिकेशन में क्या करते हैं कि एक हमें अवसर मिलता है, कि हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है कि ताकि हम लोगों का जो बिहेवियर है, जो ऑडियंस का बिहेवियर है, उसको हम जान सकें, ठीक है फ्रेंड्स। मैकॉम्स एंड शॉस एजेंडा सेटिंग थ्योरी। देखिए इसमें क्या है, दिस थ्योरी इज डेवलप्ड बाय बॉल, रियोच एंड डी फेलर। अंडर दिस थ्योरी ऑडियंस एंड सोसाइटी डिपेंड ऑन मीडिया इन्फॉर्मेशन टू मीट्स नीड एंड रीच गोल। इसमें क्या है, देखिए इस थ्योरी के अंतर्गत जो ऑडियंस है, जो सोसाइटी है, वो किस पे डिपेंड करती है, वो मीडिया की इन्फॉर्मेशन पर डिपेंड करती है, ठीक है। यानी कि मीडिया इसमें क्या है, मीडिया क्या है कि लोगों को उनकी ज़रूरतों को, उनके जो गोल्स हैं उनको वो बताता है, ठीक है। यानी कि इसमें क्या है कि मीडिया एक ऐसा ज़रिया है जो लोगों को, सोसाइटी को, ऑडियंस को क्या है, एक जो इन्फॉर्मेशन देता है, तो लोगों को मीडिया के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन क्रिएट्स नीड्स ऑब्जेक्टिव ऑफ पर्सन इन सोसाइटी। देखिए इन्फॉर्मेशन क्या है, इन्फॉर्मेशन से क्या है, ज़रूरतें और उद्देश्य निकलते हैं किसी पर्सन के। यानी कि अगर किसी सोसाइटी में कोई व्यक्ति, जैसे हम रहते हैं, तो इन्फॉर्मेशन के जरिए क्या है, हमें हमारी ज़रूरतों को, हमारे जो उद्देश्य हैं उसका पता चलता है। कंसिस्टेंसी थ्योरी देखिए, फेस्टिंगर फॉर्मुलेट्स दी थ्योरी इन 1950s, 1950 के दौर में ये बताई थी थ्योरी फेस्टिंगर ने। अंडर दिस थ्योरी पीपल्स नीड ऑफ कॉन्सिस्टेंसी इन देयर बिलीव्स एंड जजमेंट। देखिए लोगों को क्या है, लोगों को ज़रूरत है कॉन्सिस्टेंसीज की,
किसके लिए, उनकी जजमेंट के लिए, उनकी विश्वास के लिए, यानी कि जो उनको मैसेज पहुंचाया गया है क्या वाकई सही है, उनका विश्वास है कि नहीं, इसके लिए क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल थ्योरी का होना जरूरी है। लिबर्टेरियनिज्म थ्योरी, देखिए अंडर दिस थ्योरी फुल फ्रीडम इज गिवन टू कम्युनिकेशन मैसेज एंड आइडियाज अगेंस्ट गवर्नमेंट एंड सोसाइटी। देखिए इसमें क्या है कि फुल फ्रीडम दे दी जाती है कम्युनिकेशन मैसेज में, कि जो आइडिया है वो जो गवर्नमेंट है, जो सोसाइटी है, उसके जो आइडियाज़ है, ठीक है, यानी कि अगर किसी सरकार के जो कुछ आइडिया है या सोसाइटी कुछ विचार है, कुछ भी है, उसको लोगों तक पहुंचाया जाए, उसको पहुंचाया जाए, उसके लिए फुल कम्युनिकेशन की जो है वो फ्रीडम देना, चाहे अच्छी बात हो चाहे बुरी बात हो, सभी को बताना, ठीक है। According George Orwell defined libertarianism as allowing people to say things you do not want to hear, ठीक है। Advocates of this theory were philosopher Lao Tzu in 16th century। इसमें क्या बताया गया, देखिए इसमें क्या बताया गया कि लोगों को जो बातें नहीं सुननी है वो बातें कहनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं लिबर्टेरिज्म थ्योरी, यानी कि स्वतंत्रतावाद सिद्धांत की। देखिए अंडर दिस थ्योरी फुल फ्रीडम इज गिवन टू कम्युनिकेशन मैसेज एंड आइडियाज़ अगेंस्ट गवर्नमेंट एंड सोसाइटी, यानी कि इस सिद्धांत के तहत क्या है कि सरकार और समाज के खिलाफ संचार, संदेश और विचारों को पूर्ण स्वतंत्रता दी जाती है। यानी कि अगर सरकार के और सरकार के खिलाफ या समाज के खिलाफ कोई संचार, संदेश है या विचारों को पूर्ण स्वतंत्रता दी जाती है। जैसे देखिए इसमें क्या है कि अगर कोई सोसाइटी है या कोई गवर्नमेंट है, तो अगर उनके खिलाफ हमारे कोई विचार हैं तो हमें वो भी रखने चाहिए। अकॉर्डिंग जॉर्ज ऑरवेल डिफाइंड लिबर्टेरिज्म एज अलाउइंग पीपल टू से थिंग्स यू डू नॉट वांट टू हियर, यानी कि सिद्धांत के अनुसार क्या है कि लोगों को वे बातें जो आप, लोगों को उस बात की स्वतंत्रता देना जो आप सुनना नहीं चाहते, ठीक है। यानी कि जब एक सरकार है जो अपने खिलाफ जो कुछ सुन नहीं सकती, या एक सोसाइटी अपने खिलाफ कुछ सुन नहीं सकती, लोगों को उसका भी एक स्वतंत्रता देना, उसकी एक लिबर्टी देनी, ठीक है, यानी कि लोग अपनी बात रख पाए, ठीक है फ्रेंड। ये 16th सेंचुरी, देखिए एडवोकेट्स ऑफ दिस थ्योरी वर फिलोसफर लॉ जू इन 16th सेंचुरी, ठीक है। तो ये जो थ्योरी है, ठीक है, ये थ्योरी है, इस सिद्धांत के जो समर्थक रहे हैं वो कौन थे, वो जो दार्शनिक थे, फिलोसफर थे, लॉ जू थे, यानी कि वो इसके समर्थक थे, वो इस थ्योरी को मानते थे। मॉडर्न थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन, देखिए मॉडर्न थ्योरी में क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस इज प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ मॉडर्न थ्योरी। According to this theory, message is dispatched to receiver and express response after receiving to the message as feedback। देखिए इसमें क्या है कि जब कम्युनिकेशन के जरिए एक मैसेज पहुंचाया जाता है, जब रिसीवर उस मैसेज को प्राप्त कर लेता है, प्राप्त करने के बाद उसका जो रिस्पॉन्स है वो भी देखना चाहिए, किसके जरिए, फीडबैक के रूप में। यानी कि मैसेज रिसीवर ने ले लिया, उसको समझ में आया कि नहीं, उसका फीडबैक भी लेना ज़रूरी है। ये किसके अंदर आएगा, ये मॉडर्न थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। डिफरेंट स्टेज फॉलो, देखिए इसमें क्या है, डिफरेंट स्टेज जो फॉलो की जाती है, पहली है इनपुट। इनपुट में क्या है, आइडियाज़ एंड इन्फॉर्मेशन विच सेंडर वांट्स टू ट्रांसमिट। इसमें क्या है कि जो आइडिया है, कुछ इन्फॉर्मेशन है जो सेंडर देना चाहता है, इसमें ये है इनपुट में। मैसेज क्या है कि किसके जरिए देना है, ठीक है, सॉरी मैसेज क्या है कि क्या इन्फॉर्मेशन देनी है। आइडिया में होता है ना कि इन्फॉर्मेशन हमें वो देनी है, सेंडर को इन्फॉर्मेशन देनी है। मैसेज क्या होता है कि एक्चुअल इन्फॉर्मेशन क्या है, कि वो मैसेज एक्चुअली है किस पे बेस्ड। चैनल क्या है कि लेटर, रिपोर्ट, इनके माध्यम कौन सा है, लेटर है, लेटर लिखेंगे, रिपोर्ट लिखेंगे, टेलीफोन है, ईमेल, फैक्स है। ये आज का जो मॉडर्न थ्योरी जो है कम्युनिकेशन, उसका ये बताया गया है, ठीक है। आप ईमेल कर सकते हैं किसी को बैठे बैठे, फ़ोन कर सकते हो, ठीक है, वीडियो कॉल कर सकते हो, फैक्स कर सकते हो, रिपोर्ट, लेटर, सब कुछ, ठीक है। आउटपुट क्या है, मैसेज गेट बाय रिसीवर, यानी कि मैसेज जो रिसीवर ने प्राप्त किया है तो वो है आउटपुट। फीडबैक क्या है कि रिसीवर को मैसेज समझ में आया कि नहीं आया, वो क्या है इसका फीडबैक, यानी कि इसकी प्रतिक्रिया। नेक्स्ट है स्पाइरल थ्योरी ऑफ स्पाइरल ऑफ साइलेंस थ्योरी, यानी कि चुप्पी सिद्धांत का, ठीक है, चुप्पी सिद्धांत। देखिए इसमें क्या है, स्पाइरल ऑफ साइलेंस थ्योरी, दिस थ्योरी फॉर्मुलेटेड बाय नोल न्यूमैन। अकॉर्डिंग दिस थ्योरी मीडिया
publicize opinion and people adjust their opinion according to their perception। देखिए इसमें है क्या, इसमें सिंपल सा ये है कि इस सिद्धांत के अनुसार मीडिया जो है वो लोगों की जो राय है, मीडिया क्या है इसमें है क्या है कि जो राय है उसका जो ओपिनियन है, ठीक है, मीडिया जो क्या करता है कि जो राय होती है उसका प्रचार करता है और लोग अपनी धारणा के अनुसार अपनी राय को समायोजित करते हैं। यानी कि मीडिया क्या है, ओपिनियन रखता है यहाँ पे, इसके अकॉर्डिंग क्या है कि मीडिया को अपने ओपिनियन रखने हैं, उसमें क्या है कि जो लोग हैं उसके अकॉर्डिंग अपने तो अब हम बात करेंगे स्पायरल ऑफ साइलेंस थ्योरी की। दिस थ्योरी फॉर्मुलेटेड बाय नोएल न्यूमैन। अकॉर्डिंग दिस थ्योरी मीडिया पब्लिसाइज ओपिनियन एंड पीपल एडजस्ट देयर ओपिनियन अकॉर्डिंग टू देयर परसेप्शन। यानी कि इसमें है क्या, आप ये देखिए इसमें क्या है। पहली बात तो ये जो है नोएल न्यूमैन ने इसे प्रतिपादित किया, ये सिद्धांत उन्होंने तैयार किया है। इस सिद्धांत के अनुसार जो मीडिया है वो ओपिनियंस का यानी कि वो राय का जो अलग अलग ओपिनियन है उसका वो प्रचार करेगा और लोग अपनी धारणा के अनुसार यानी कि लोग अपने अकॉर्डिंग, जो जनता है अपने अकॉर्डिंग जो है अपनी धारणा के अनुसार अपनी राय को बनाएंगे। यानी कि जो मीडिया है उसका काम क्या है, ओपिनियन को रखना, लोगों को ये समझना है कि जो ओपिनियन रखा गया है वो क्या है, वो सही है गलत है क्या है, वो अपनी धारणा खुद बनाएंगे। ठीक है, जब आपको टीवी में कोई न्यूज़ दिखाई जाती है तो उसमें होता है ना कि जैसे आपको कोई न्यूज़ दिखाई जा रही है तो कुछ लोग उसे सही मानते हैं, कुछ गलत मानते हैं, तो यानी कि आपको उसमें अपनी धारणा बनानी है। पीपल डू नॉट ओपनली एक्सप्रेस डिवेंट ओपिनियन एंड चेंजिंग फॉर्म डिफरेंट ओपिनियन। देखिए लोग खुले तौर पर विचलित राय और बदलते रूप को अलग मत नहीं मानते। देखिए इसमें क्या है कि लोग क्या है, जैसे कोई भी चीज़ हो रही है, ठीक है, जैसे वोटिंग की बात हो तो सीधे तौर पे ये नहीं कहते कोई कि मैं इसको वोट डालूंगा मैं उसको वोट डालूंगा, है ना। तो उसमें क्या है कि वो सीक्रेट तौर पर काम करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि खुले तौर पर वो क्या करते हैं, वो अलग अलग मत नहीं मानते, ठीक है। अंदर से चाहे वो गवर्नमेंट से खुश ना हो, ठीक है, और बाहर से सभी लोगों के साथ चलेंगे कि हाँ जैसा लोगों की राय है वैसा ही चलेंगे, ठीक है। तो इनोवेटर्स एंड चेंज एजेंट्स are unafraid to voice different opinion as they do not fear isolation। देखिए इसमें क्या है, जो इनोवेटर्स हैं और जो एजेंट्स हैं वो क्या है, वो अलग अलग अपनी राय देने से बेखबर है क्योंकि उन्हें अलगाव का डर नहीं है। इसमें क्या है कि देखिए उन्हें क्या होता है कि कुछ जो इनोवेटर्स है कुछ है वो क्या करते हैं कि अपनी जो आवाज़ है, जो अपनी वो राय है वो दे देते हैं, क्योंकि उन्हें ये नहीं होता कि हाँ हमें ये इससे डर नहीं होता कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। वो क्या करते हैं, अपनी राय वो है जो दे देते हैं। यानी कि जो आम जनता है वो अपनी राय सीधे तौर पर नहीं दे पाती, लोगों के सामने नहीं रख पाती, वो अपने मन में धारणा बनाते हैं। तो जो इनोवेटर्स हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि वो ओपिनियन अपना रख देते हैं, तो उन्हें किसी बात का डर नहीं होता। नेक्स्ट है स्टेप फ्लो थ्योरीज। अब देखिए कौन कौन से स्टेप्स हैं जिसके फ्लो के जरिए, ठीक है, कम्युनिकेशन होता है। देखिए पहला है वन स्टेप फ्लो थ्योरी, ठीक है। तो अकॉर्डिंग दिस थ्योरी मीडिया चैनल्स कम्युनिकेट डायरेक्टली टू मास ऑडियंस विदाउट द मैसेज बीइंग फिल्टर्ड बाय ओपिनियन लीडर। इसमें क्या है कि देखिए इस सिद्धांत के अनुसार क्या है, मीडिया जो चैनल है, जो मीडिया है, ठीक है, वो क्या करते हैं कि जो जन नेता हैं, ठीक है, जो ओपिनियन जो लीडर हैं, उन्हें क्या करते हैं, उनके द्वारा संदेश को फिल्टर किए बिना सीधे जन दर्शकों से संवाद करते। देखिए ऐसा है कि जैसे किसी लीडर ने कोई भी अपना बयान दे दिया, तो इसमें क्या है कि जो मीडिया है वो उसके बयान को तोड़ मरोड़ के पेश नहीं करेगा। जैसा उनका बयान था, जैसे उन्होंने बात की थी, वैसा ही लोगों तक या दर्शकों तक पहुंचाने का काम करता है। यानी कि जिस लीडर ने जैसी बात कही है वैसी बात लोगों तक पहुंचानी है, वो है वन स्टेप फ्लो थ्योरी। नेक्स्ट है टू स्टेप फ्लो थ्योरी। अकॉर्डिंग दिस थ्योरी द स्टडी रिवील्ड दैट इनफॉर्मल सोशल रिलेशनशिप हैड मॉडिफाइड सेलेक्टेड कंटेंट्स फ्रॉम द मीडिया कंटेंट। देखिए इसमें क्या है, इस सिद्धांत के अनुसार क्या है कि अनौपचारिक सामाजिक रिश्तों ने मीडिया अभियान से चयनित सामग्री को संशोधित किया है। यानी कि जो औपचारिक जो सामाजिक रिश्ते हैं, यानी कि जो देखिए जो मीडिया अभियान चलता है, जैसे मीडिया में क्या चीज़ दिखानी है क्या नहीं दिखानी है, उसके अनुसार क्या है वो चीज़ों को मॉडिफाई करते हैं। इट इंडिकेट दैट आइडियाज ओपन फ्लो फ्रॉम द रेडियो एंड न्यूज़पेपर टू ओपिनियन लीडर, देयरफॉर इनफॉर्मल ग्रुप इन्फ्लुएंस ऑन पीपल
एंड सेलेक्ट वे कंटेंट। देखिए इससे यह संकेत दिया जाता है कि चाहे जो विचार हैं वो रेडियो और अखबार से जो है वो नेता है वो अपने हिसाब से दे सकते हैं। ठीक है, इसमें सिंपल सी बात यह है कि देखिए जो लीडर हैं, जो मान लीजिए कोई सरकार है या उसके अपोजिशन लीडर हैं या कोई भी ऐसे लीडर हैं, वो क्या करते हैं कि रेडियो के जरिए या न्यूज़पेपर के जरिए क्या है अपने जो विचार रखते हैं सरकार के प्रति, गवर्नमेंट के प्रति या सोसाइटी के प्रति, तो उनके विचारों को पढ़कर उनके विचारों से क्या होता है कि जो आम जनता होती है उनके ऊपर प्रभाव पड़ता है। मान लीजिए कि कोई सरकार है जैसे अपना काम कर रही है, अगर उनकी कुछ गलतियां हैं तो जो लीडर होंगे वो उनकी गलतियों को निकालेंगे कि ऐसा नहीं हुआ, ऐसा होना चाहिए, वैसा नहीं हुआ, वैसा होना चाहिए। ठीक है, वो रेडियो के जरिए न्यूज़पेपर जरिए के बताएंगे, तो जब लोग उनके विचारों को पढ़ेंगे तो उनको भी उसके बारे में, सरकार की गलतियों के बारे में पता चलेगा। ठीक है, तो ये क्या है, टू स्टेप फ्लो थ्योरी है, मल्टी स्टेप फ्लो थ्योरी। ठीक है, क्लासरूम कम्युनिकेशन मेक्स लर्निंग ईजियर, हेल्प स्टूडेंट achieve goals, increase opportunity for expanded learning, strengthen the connection between student and teacher and creates an overall positive experience। देखिए इसमें क्या है कि जो क्लासरूम कम्युनिकेशन है, जैसे क्लासरूम कम्युनिकेशन क्या है कि जैसे एक टीचर पढ़ा रहे हैं तो जो स्टूडेंट जो है वो उसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट जो टीचर से होता है, शिक्षक से होता है, वो है क्लासरूम कम्युनिकेशन। ठीक है, इसमें क्या है कि जो पढ़ाई है, जो सीखना है, वो लर्निंग है जो आसान हो जाती है, स्टूडेंट को काफ़ी इसमें हेल्प मिलती है। तो जो उनको अपना जो गोल होता है उनका स्टूडेंट्स का, ठीक है, तो वो प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि वो लर्निंग के जरिए जो अपना गोल है वो उसको पा सकते हैं। स्ट्रेंथ द कनेक्शन बिटवीन, ठीक है, इससे क्या होता है स्टूडेंट और टीचर के बीच में क्या है कनेक्शन बना रहता है। कनेक्शन से क्या होता है कि एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस आता है, यानी कि अगर क्लासरूम कम्युनिकेशन अच्छा हो, टीचर और स्टूडेंट का एक कम्युनिकेशन अच्छा हो, तो क्या है एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस आएगा। अकॉर्डिंग टू विडोसन 1984, communication is called for when the language user recognize a situation which requires the conveyance of information to establish a convergence of knowledge so that this situation can be changed in some way। इसमें क्या है देखिए, संचार उस समय के लिए कहा जाता है जब भाषा उपयोगकर्ता एक ऐसी स्थिति को पहचान लेता है जिसके लिए ज्ञान के अभिसरण को स्थापित करने के लिए सूचना के संचार की आवश्यकता होती है ताकि स्थिति को किसी तरह से बदला जा सके। देखिए इन्होंने कुछ बात ऐसी कही कि जैसे संचार ये क्या है, ये संचार कब किया जाता है, इनके अनुसार क्या है कि जो कम्युनिकेशन है वो कब किया जाएगा। ठीक है, वो कब किया जाएगा कि जब उपयोगकर्ता, यानी कि जैसे कम्युनिकेशन करना है जब वो कुछ ऐसी स्थितियों को, ऐसी सिचुएशन को पहचान लेता है जिससे उसे लगता है कि ये सूचना लोगों तक पहुंचानी चाहिए, ये सूचना जो है वो शेयर करनी चाहिए। ठीक है, तो जब वो चीज़ों को ऐसे देख लेता है उसके बाद वो क्या करेगा, उसके बाद वो इस स्थिति को बदलने के लिए करेगा। जैसे मान के चलिए कि किसी ने ये देखा है, टीचर ने या किसी ने व्यक्ति ने देखा है कि जो ये चीज़ें सही नहीं हो रही हैं कहीं पे, तो उसको ठीक करना है, तो ये लोगों तक बात पहुंचानी चाहिए, तो वह क्या करेंगे, वो कम्युनिकेशन का सहारा लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो डिस्कशन एंड क्लासरूम एटिक्वेट, our understanding of communication and social identity is enhanced by multiple perspectives. Therefore, you should be actively engaged in classroom discussion session and complete any activity or exercise assigned prior to class। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें क्या है देखिए, यानी कि जो चर्चा, यानी कि जो डिस्कशन है, ठीक है, डिस्कशन है वो क्या है कि जो क्लास का जो शिष्टाचार है, जो एटिक्वेट है, ठीक है, यानी कि क्लास में कैसे बैठना है, कैसे नहीं बैठना, बच्चा सीखते हैं ना क्लास में कैसे बैठना है, वैसे वगैरह। जो कम्युनिकेशन है वो क्लास का जो शिष्टाचार है, उनकी एटिक्वेट, सामाजिक पहचान की हमारी जो समझ है वो कई दृष्टिकोणों से बड़ी है। यानी कि इससे क्या है कि जब हम डिस्कशन करते हैं क्लास में, या क्लासरूम का जो हिस्सा होता है, तो उससे हमें कई बातें सीखने को मिलती हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि क्लास में जैसे हम शामिल होते हैं तो हमें कई ऐसी जो गतिविधियां, जो ऐसी एक्टिविटी दी जाती हैं जो हमारे काम आती हैं। ठीक है।
ठीक है फ्रेंड्स। तो ओवरऑल क्या होता है कि जो हम क्लास में अपने सीखते हैं या जो कुछ भी है तो वो हमारे कम्युनिकेशन काम में ही आएगा। जैसे क्लास में बच्चे बैठे हैं, टीचर से कोई सवाल पूछ रहे हैं, वो उससे कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है, वो उनको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन, ठीक है। अब देखते हैं इसमें क्या है ऑब्जेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन में। देखिए पहला है क्लासरूम कम्युनिकेशन का उद्देश्य होता है क्या, इसमें ये बताया गया है ग्रेटर नॉलेज ऑफ थ्योरेटिकल फाउंडेशन ऑफ सोशल आइडेंटिटी एंड इंटर ग्रुप रिलेशन। इसमें क्या है सामाजिक पहचान और अंतर समूह संबंधों के सैद्धांतिक आधार का अधिक से अधिक ज्ञान। अब देखिए कि जो सामाजिक पहचान क्या है, यानी कि जो हमारा समाज कैसा है, ठीक है, हमारी सोशल आइडेंटिटी क्या है, हमारा समाज कैसा है, और जो हमारे आसपास जो इंटर ग्रुप जो रिलेशन है, ठीक है, जैसे हर जात पात के ग्रुप हैं तो उनको उनका सैद्धांतिक आधार क्या है, वो किस आधार पर बेस्ड है, ठीक है, वो किसके ऊपर आधारित हैं, तो ये जानना ज़रूरी है। जैसे हमारे समाज में क्या है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वगैरह सभी धर्मों के लोग रहते हैं, उनका आधार क्या है, उनकी सोच क्या है, ये सब कुछ ये हमारी सोसाइटी में जो पाया जाता है हमें उसे समझना पड़ता है। ये हमें कहाँ पे सिखाया जाता है, क्लासरूम में, ठीक है। एन इनहेंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कोग्निटिव एंड कम्युनिकेटिव प्रोसेस एसोसिएटेड विद सोशल आइडेंटिटी, सोशल कंपैरिजन एंड डिस्क्रिमिनेशन। देखिए सामाजिक पहचान, सामाजिक तुलना और भेदभाव से जुड़ी संज्ञानात्मक और संचार प्रक्रियाओं की एक बढ़ी हुई समझ में क्या है। देखिए हमें अंडरस्टैंड करना होगा अपने दिमागी लेवल पर कि समाज कैसा है, ठीक है, समाज का सोशल कंपैरिजन करके देखना है, यानी कि जो समाज में भेदभाव है, जो हमारा सोशल आइडेंटिटी है, सोशल कंपैरिजन है, वो हमें जानना पड़ता है, ठीक है, वो हमें अपने दिमाग में बिठाना पड़ता है, जो हमें क्लासरूम से पता चलेगा, ठीक है। टीचर ये बातें हम समझाएगा ना ऐसे ऐसे करके। फेमिलियरिटी विद रिसर्च ऑन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आउटकम ऑफ इंटर ग्रुप कॉन्टैक्ट। देखिए इसमें क्या है, जो इंटर ग्रुप कॉन्टैक्ट मतलब कि जो अंतर्ग्रही संपर्क के सकारात्मक और नकारात्मक परिणामों पर शो से परिचित, यानी कि जो इंटर कॉन्टैक्ट जो ग्रुप है उसके क्या जो पॉजिटिव इफेक्ट है, जो क्या नेगेटिव इफेक्ट है, वो सारी जो चीज़ें हैं हमें इससे जो पता चलेगी क्लासरूम कम्युनिकेशन से, ठीक है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं क्लासरूम डिस्कोर्स की, ठीक है। द टर्म क्लासरूम डिस्कोर्स रेफर्स टू द लैंग्वेज दैट टीचर एंड स्टूडेंट यूज टू कम्युनिकेट विद ईच अदर इन क्लासरूम। देखिए क्लासरूम डिस्कोर्स क्या है कि जब टीचर और स्टूडेंट आपस में कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से किसी भाषा के ज़रिए, यानी कि वो लैंग्वेज जिसके ज़रिए एक टीचर स्टूडेंट को और स्टूडेंट टीचर को क्लासरूम में क्या करते हैं, एक कम्युनिकेट करते हैं या कम्युनिकेशन करते हैं। टॉकिंग और कन्वर्सेशन इज़ द मीडियम तो विच मोस्ट टीचिंग टेक प्लेस, सो द स्टडी ऑफ क्लासरूम डिस्कोर्स इज द स्टडी ऑफ प्रोसेस फेस टू फेस क्लासरूम टीचिंग। इसमें क्या देखिए कि होता क्या है कि जो हम जो टॉकिंग जो कन्वर्सेशन करते हैं वो किसके जरिए करते हैं, यानी कि जब टीचर स्टूडेंट से बात करते हैं या स्टूडेंट है वो टीचर से जो बात करते हैं, ठीक है, तो वह जो जरिया है, जो मीडियम है या जो माध्यम है, ठीक है, तो उससे सबसे अधिक शिक्षण होता है। यानी कि जैसे हम बात करें कि अगर टीचर और स्टूडेंट जैसे क्लास में पढ़ रहे हैं वो किस जरिए किस मीडियम से पढ़ रहे हैं, ठीक है, किसके ज़रिए पढ़ रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि टीचिंग जो है वो उभर के सामने आएगी। तो ये क्या है, ये इसमें क्या है कि कई बार जो देखिए क्लास में फेस टू फेस क्लासरूम जो टीचिंग है वो क्या है, ये सारी चीज़ें डिस्कोर्स में आती हैं, ठीक है, यानी कि जिस माध्यम से जिस मीडियम से टीचर स्टूडेंट आपस में बात करते हैं या फेस टू फेस जो क्लासरूम टीचिंग में बात करते हैं वो सारी ही क्लासरूम डिस्कोर्स में आती हैं। तो सिंपल सा इसका क्या मतलब हुआ कि इनमें कम्युनिकेशन हो रहा है। द अर्ली सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ क्लासरूम डिस्कोर्स वाज सपोर्टेड इन 1910 यानी कि 1910 एंड यूज स्टेनोग्राफर टू मेक ए कॉन्टीन्यूस रिकॉर्ड ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट टॉक इन हाई स्कूल क्लासरूम, ठीक है। इसमें क्या हुआ था कि देखिए क्लासरूम कम्युनिकेशन के लिए क्या था, ठीक है, क्लासरूम में जो स्टडी के लिए क्या था, तो 1910 में बताया गया कि जो हाई स्कूल की जो कक्षा में हाई स्कूल का जो क्लासरूम है उसमें जो टीचर और जो स्टूडेंट है जो उनकी आपस में जो बातचीत है, ठीक है, उनका जो निरंतर रिकॉर्ड बनाने के लिए क्या होगा, उनका निरंतर जो है
ठीक है। उनका जो निरंतर रिकॉर्ड बनाने के लिए एक स्टेनोग्राफर रखा जाएगा। इनकी क्लासरूम में टीचर और स्टूडेंट आपस में कैसे उनका संबंध है, कैसे आपस में वो कम्युनिकेट कर रहे हैं, उसके लिए स्टेनोग्राफर को रखा गया था। ठीक है, कि ताकि उनकी बातों को जो है, जो कुछ भी है वो रिकॉर्ड किया जा सके। ठीक है, जैसे वो टाइपिंग करके या कुछ करके ऐसे उनके रिकॉर्ड रखे जाते थे। नेक्स्ट है रीसेंट टाइम टू रिफॉर्म टीचिंग बेस्ड ऑन constructivist view of learning have called for teacher to ask fewer questions and for student to learn to state and justify their beliefs and argue constructively about reason and evidence। इसमें क्या है देखिए कि देखिए नई बात देखिए इसमें, जो सीखने के जो रचनात्मक विचारों के आधार पर शिक्षण सुधार के हाल के प्रयासों ने शिक्षक से कम सवाल पूछने और छात्रों को राज्य के लिए सीखने और अपनी मान्यताओं के लिए कारणों के लिए रचनात्मक तर्क देने के लिए कहा है। देखिए इसमें क्या, नेक्स्ट है कोग्निटिव कम्युनिकेशन। देखिए कोग्निटिव कम्युनिकेशन हेल्प टू एक्वायर नॉलेज बाय न्यू आइडिया एंड एक्सपीरियंस। Cognitive word is come from cognition, which means the mental action process of acquiring knowledge and understanding. Cognitive process are used existing knowledge and create new knowledge। देखिए cognitive communication क्या है, इसमें क्या है कि जो नए आइडिया है, जो नया एक्सपीरियंस है, ठीक है, वो कैसे हम ले सकते हैं, कैसे उस नॉलेज को एक्वायर कर सकते हैं। उसके बाद कॉग्निटिव जो वर्ड है वो कहाँ से निकला है, कॉग्निशन से, जिसका मतलब क्या है, मेंटल एक्शन प्रोसेस। यानी कि इससे हम चीज़ों को कैसे समझते हैं, कैसे नॉलेज को एक्वायर करते हैं, प्राप्त करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें क्या है कि जो नॉलेज है, हम नई नॉलेज को कैसे अपने दिमाग में रख सकते हैं। तो सिंपल सी बात है कि जो हम चीज़ों को रखते हैं अपने दिमाग में, वो कैसे रखते हैं, किस प्रकार से रखते हैं, कैसे उसको अपने दिमाग में स्टोर करते हैं, तो वो किस में आएगा, कॉग्निटिव कम्युनिकेशन में। ठीक है, तो नेक्स्ट है कल्चरल कैपिटल। कल्चरल कैपिटल में क्या आएगा देखिए, इसमें क्या है, बोर्डियू रेफर कल्चरल कैपिटल टू द कलेक्शन ऑफ सिंबॉलिक एलिमेंट्स सच एज स्किल्स, टेस्ट, पोस्टर, क्रेडेंशियल एक्सेट्रा। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसमें देखिए कि कल्चरल कैपिटल में क्या है, जो सिंबॉलिक एलिमेंट है, जो हमारी स्किल है, जो हमारा टेस्ट है, जो हमारा पोस्टर है, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद देखिए दैट वन एक्वायर थ्रो बीइंग पार्ट ऑफ पर्टिकुलर सोशल क्लास। देखिए इसमें क्या है कि हम अपने स्किल से, अपने टेस्ट से हम जो चीज़ें, जो नॉलेज को, जो चीज़ें हम प्राप्त कर, जो चीज़ें एक्वायर कर रहे हैं, ठीक है, वो किसका हिस्सा है, वो सोशल क्लास का हिस्सा है। यानी कि जो हम कम्युनिकेशन के जरिए जो चीज़ें हम प्राप्त कर रहे हैं, जो नया आइडिया या नई इन्फॉर्मेशन या नई नॉलेज को प्राप्त कर रहे हैं, वो किसका है, वो किसी सोशल क्लास का है। ठीक है फ्रेंड्स, शेयरिंग सिमिलर नॉलेज फॉर्म्स ऑफ कैपिटल कल्चरल कैपिटल विद अदर। इसमें क्या है कि सेम नॉलेज है, जब हम किसी से, ठीक है, यानी कि जो हमने नॉलेज प्राप्त की है, वो हम जो नॉलेज है वो किसी और से, ठीक है, जो शेयर करते हैं। उसके बाद बर्ड्यू आल्सो पॉइंट आउट दैट कल्चर इज़ ए मेजर सोर्स ऑफ सोशल इनक्वालिटी। अब देखिए बर्ड्यू ने क्या कहा था इन्होंने यहाँ पे कहा है कि जो कल्चरल है वो मेजर सोर्स है किसका, सोशल इनक्वालिटी का, यानी कि जो हमारी जो सामाजिक असमानता है, ठीक है, जो उसमें संस्कृति है, वो मेजर सोर्स है। ठीक है, हमारी सामाजिक संस्कृति, हमारी जो उसके कारण क्या है, हमारे समाज में क्या है, असमानता है। ठीक है, आप देखिए हमारे भारत में, हमारे इंडिया में तरह तरह संस्कृति के लोग हैं, तो उनमें क्या है, इनक्वालिटी पाई जाती है। ठीक है, इन अदर वर्ड्स कल्चरल कैपिटल डिफाइंस हाउ पीपल एंगेज्ड ईच अदर एंड देयर सोर्सेज। अगर हम शॉर्ट टर्म में बात करें तो कल्चरल कैपिटल है क्या, इसमें क्या है कि जो ह्यूमन बीइंग हैं, जो पीपल हैं, वो समाज में कैसे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, तो उनके क्या क्या रिसोर्स हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है टाइप ऑफ कल्चरल कैपिटल। ठीक है, देखिए देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कल्चरल कैपिटल आर एम्बॉयडेड कल्चरल कैपिटल, इंस्टीट्यूशनल कल्चरल कैपिटल एंड ऑब्जेक्टिव कल्चरल कैपिटल। 3 प्रकार के हैं, पहला है कल्चरल कैपिटल, फिर है इंस्टीट्यूशनल कल्चरल कैपिटल, फिर है ऑब्जेक्टिफाइड कल्चरल कैपिटल। देखो कल्चरल कैपिटल सेम ही है, इंस्टीट्यूशन और ऑब्जेक्टिफाइड साथ में आ जाएगा। ऑब्जेक्टिफाइड कल्चरल कैपिटल refers to material object that have cultural meaning which in the form of cultural goods।
देखिए हम कैसे कैसे इसको देख सकते हैं। देखिए कल्चरल मीनिंग क्या है, पिक्चर्स, बुक्स, डिक्शनरी, इंस्ट्रूमेंट, मशीन्स। ठीक है, अब देखिए जानते हैं इसको, समझते हैं तीनों पॉइंट को अच्छे से। देखिए पहला है एम्पैथी, यानी कि एम्पैथी में यहाँ पे क्या आएगा। देखिए एम्पैथी का मतलब होता है सहानुभूति, यानी कि एम्पैथी इज़ ए टीचिंग स्ट्रेटजी फॉर अंडरस्टैंड इंटरेस्ट लेवल ऑफ स्टूडेंट्स एंड हेल्प टीचर फॉर कम्प्लेक्स इमोशन गेनिंग ए डाइवर्स perspective and leveraging रिलेशनशिप फॉर कोलैबोरेशन एंड प्रोसेस। देखिए इसमें क्या है, जो सहानुभूति है वो क्या करेगा, वो रुचि छात्रों के स्तर को समझने, जटिल भावनाओं के लिए शिक्षक की मदद करने, विविध दृष्टिकोण प्राप्त करने और सहयोग और प्रगति के लिए संबंधों का लाभ उठाने के लिए शिक्षण रणनीति है। इसमें क्या है, देखिए एम्पैथी, एम्पैथी क्या है, एम्पैथी में क्या है, देखिए इसमें होता क्या है कि जो टीचिंग है, यानी कि जो हमारा शिक्षण है, जो टीचिंग है उसका उसकी स्ट्रेटजी, उसकी रणनीति क्या है, यानी कि टीचिंग स्ट्रेटजी या शिक्षण रणनीति क्या है कि अगर छात्रों का जो समझने का स्तर है वो अलग अलग है, जैसे क्लास में कुछ बच्चे इंटेलिजेंट है, कुछ बिल्कुल नालायक हैं, ठीक है, उनको समझने के लिए उनके साथ जो है वो सहानुभूति, एम्पैथी रखने के लिए, ठीक है, तो उसकी हेल्प करने के लिए एम्पैथी आती है, एम्पैथी यूज़ की जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फीचर्स ऑफ इंफॉर्मेशन रिच क्लासरूम लेक्चर इज इन द नेचर ऑफ बीइंग एक्चुअल, एक्यूरेट, नॉट सेडेंटरी यानी कि इनएक्टिव, एंड स्टैगर्ड यानी कि इमेज। अब देखिए कि जब क्लास में जब पढ़ाया जाता है, जब क्लास में कुछ चीज़ें बताई जाती हैं तो वो कैसे विशेष है, ठीक है, यानी कि जब तथ्यात्मक होने की प्रकृति में यानी कि देखिए अगर क्लास में कोई चीज़ पढ़ाई गई है वो सटीक है या निष्क्रिय है, यानी कि जो चीज़ें इनएक्टिव हैं, या विस्मित है यानी कि अमेज है, यानी कि जो क्लासरूम में देखिए जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, ठीक है, जैसे हाई क्लास है वहाँ पे किसी क्लासरूम के अंदर है जहाँ पे जो चीज़ें फैक्ट बताए जा रहे हैं, ठीक है, वो किस प्रकार से हैं ये भी डिपेंड करता है इसके ऊपर। जैसे कुछ चीज़ें मुश्किल हैं, स्टूडेंट को मुश्किल से समझ में आएंगी, ठीक है। पॉजिटिव क्लासरूम कम्युनिकेशन लीड्स टू परसुएशन नॉट कन्फर्मेशन, सब्जेक्ट सबमिशन एंड कंसीशन। देखिए जो हम इसकी बात करें, जैसे क्लासरूम में जैसे जो पॉजिटिव जो क्लासरूम कम्युनिकेशन है, अगर क्लास में पॉजिटिव क्लासरूम कम्युनिकेशन करना है, जैसे क्लास में जो कम्युनिकेशन है वो अच्छा हो, उसके लिए क्या करना होता है कि जब टीचर क्लास में पढ़ाते हैं, ठीक है, तो उसमें जो जो चीज़ें आती हैं उसको हटाना पड़ता है। जैसे क्लास में जो पॉजिटिव क्लासरूम कम्युनिकेशन होता है उसमें प्रेशर भी होता है, उसमें कन्फ्लिक्ट भी है, इसमें इनकरेजमेंट भी है, सब कुछ इसमें आ जाता है। इसमें मतलब कि मिला जुला उनका रूप होता है। नेक्स्ट है एजुटेनमेंट। एजुटेनमेंट में क्या है, देखिए एजुटेनमेंट मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट। एजुटेनमेंट क्या है कि एजुकेशन और एंटरटेनमेंट का मिक्सचर। इट रेफर्स टू एंटरटेनिंग टीवी प्रोग्राम्स एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर विच आर प्राइमरी मेंट ऑफ एजुकेशनल पर्पस। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है कि पढ़ाई के साथ साथ एंटरटेनमेंट होना। जैसे देखिए टीवी में कुछ प्रोग्राम चलाए गए हैं वो आपकी पढ़ाई से संबंधित है, ठीक है, जैसे हिस्ट्री का कोई राजा महाराजा को कुछ दिखा दिया, कोई ऐसा दिखा दिया, जिसमें बच्चों को साथ साथ नॉलेज भी मिल रही है, साथ में उनका एंटरटेनमेंट भी हो रहा है। कुछ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ऐसे हैं, ठीक है, जिससे हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ स्मार्ट क्लास, टेलीविज़न, कंप्यूटर गेम्स एक्सेट्रा। देखिए अब कंप्यूटर में कुछ गेम्स ऐसी हो, जैसे आते हैं ना गेम्स कि ऐसे करके इसमें बताइए, इस पिक्चर को बनाइए, तो उसमें बच्चे क्या करते हैं, अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, कई गेम्स ऐसी हैं, ठीक है। टेलीविज़नों का स्मार्ट क्लास हो गया, एजुटेनमेंट का ये हिस्सा है, ठीक है। इन्फॉर्मेंट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन एंड एंटरटेनमेंट। इट इज़ आल्सो नोन एज सॉफ्ट न्यूज़, इसे सॉफ्ट न्यूज़ भी कहा जाता है। इट इज़ फॉर्म ऑफ सिनेमैटिक टेलीविज़न लाइव एक्शन न्यूज़। इसमें क्या है, देखिए ये किसका फॉर्म है, सिनेमैटिक का यानी कि सिनेमा का, टेलीविज़न का, लाइव एक्शन या न्यूज़ का, ठीक है फ्रेंड्स। ये सारी चीज़ें किस में आएगी, एजुटेनमेंट में। अब एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं इसका, 2012 में आता है क्लासरूम कम्युनिकेशन का। क्लासरूम कम्युनिकेशन ऑफ ए टीचर रेस्ट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। अब देखिए 2012 का क्वेश्चन था ये। ऑप्शन है इन्फॉर्मेंट, एजुटेनमेंट, एंटरटेनमेंट या पावर इक्वेशन। तो आंसर है एजुटेनमेंट, ठीक है। जो क्लासरूम है कम्युनिकेशन, जो क्लासरूम कम्युनिकेशन में है, ठीक है, उसमें जो टीचर है उसका सिद्धांत कैसे है, देखिए वो एजुटेनमेंट, यानी कि जब वो एंटरटेनमेंट साथ में एजुकेशन को मिक्स करके चलेंगे तो ये चीज़ें आ जाएंगी। मेजर एस्पेक्ट्स ऑफ
कम्युनिकेशन, देखिए संचार के प्रमुख पहलू। क्लैरिटी इन द माइंड, देखिए सबसे पहली बात है कि कम्युनिकेशन करने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। पहली बात क्या है, क्लैरिटी इन द माइंड विद प्रॉपर प्लान। आपके दिमाग में, आपके क्या मन में, जो आपके दिमाग में क्या है, आपके दिमाग में स्पष्टता, क्लैरिटी होनी चाहिए किस चीज़ की, जो आपने प्रॉपर प्लान बनाया है, आपको कैसे अकॉर्डिंग चलना है। जैसे अभी आपका देखिए यूजीसी नेट का एग्ज़ाम आने वाला है, तो आपको उसके लिए क्लैरिटी होनी चाहिए कि इस तारीख को मेरा एग्ज़ाम है, तो तब तक मैं अपना सिलेबस ख़त्म करूँ। पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, यानी कि आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है, उसका लक्ष्य क्या है। समराइजेशन, ठीक है, समरी के तौर पर, यानी कि पूरा डिटेल नहीं बताना, समरी के तौर पर बताना कि जो चीज़ें हैं वो आपके कैसे कैसे आप उसको करोगे। टीचर टू बी एम्पैथिक, देखिए जो शिक्षक है, ठीक है, वो सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए। देखिए अगर शिक्षक जो है वो बच्चों के साथ, ठीक है, क्लास में एम्पैथी, सहानुभूति लेके चले, तो तब क्लासरूम कम्युनिकेशन अच्छा बनता है। फिर है एवेल्यूशन, यानी कि मूल्यांकन भी होना चाहिए कि जो हमारा कम्युनिकेशन है वो सही जा रहा है कि नहीं। फिर है मोटिवेशन, इसमें प्रेरणा होनी चाहिए। कम्युनिकेशन करने के जरिए आपको किसी फ्रीडम फाइटर की या किसी महान जो फिलोसफर है उसकी जो आप एग्जांपल दोगे तो उससे बच्चे मोटिवेट हो जाएंगे। एक्सपेरिमेंटेशन, यानी कि प्रयोग, एक्सपेरिमेंट करके देखना कि आपने जो कम्युनिकेशन के लिए जो चीज़ जुड़ी, जो सोची हुई हैं वो क्या सही हैं, ठीक है, एक्सपेरिमेंट करके देखना क्या वो सही जा रही हैं। उसके बाद सेल्फ असेसमेंट ऑफ ए टीचर। अब देखिए शिक्षक का स्वयं मूल्यांकन, शिक्षक को ये देखना चाहिए कि जो बच्चों क्लास में पढ़ा रहा है क्या बच्चे उसे समझ पा रहे हैं, क्या उसमें कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन स्किल फॉर इफेक्टिव टीचिंग। अब देखिए कम्युनिकेशन स्किल ऑफ इफेक्टिव टीचिंग, 8 C's फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। जैसे हमने 7 C's पढ़े थे, ये 8 C's है अलग से, ठीक है। देखिए इसमें होता क्या है कि शिक्षण को अगर प्रभावी ढंग से, यानी कि जो हमें इफेक्टिव टीचिंग करनी है, तो हमारे अंदर कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए। टीचर कितना भी अच्छा हो, ठीक है, अगर उसके अंदर कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है तो वो बच्चों के साथ आसानी से जुड़ पाएगा, बच्चे उसकी बात आसानी से समझ पाएंगे, ठीक है। कंटेंट ऑफ द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट है उसका कंटेंट क्या है, ठीक है, उसके चैप्टर क्या है, उसको अच्छे से पता होना चाहिए। क्लैरिटी इन टीचिंग और कम्युनिकेशन, देखिए जो कम्युनिकेशन है या जो टीचिंग है उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। कैपेबिलिटी ऑफ पर्सन हु कम्युनिकेट्स, देखिए इसमें क्या है, जो एक पर्सन है, ठीक है, उसमें कैपेबिलिटी, उसमें क्षमता होनी चाहिए कम्युनिकेट करने की, यानी कि वो बच्चों को आसानी से पढ़ा सके या उनसे कम्युनिकेट कर सके। क्रेडिबिलिटी ऑफ ए कम्युनिकेटर, ठीक है, इसमें क्या है, देखिए इसमें आएगा क्रेडिबिलिटी ऑफ ए कम्युनिकेटर, यानी कि जो कम्युनिकेटर है, ठीक है, जो कम्युनिकेटर है उसमें क्या है, क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि जैसे बच्चों के साथ आई से आई कांटेक्ट करके बात करना या कुछ ऐसे करके। क्लैरिटी इन, यहाँ पे चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन, यहाँ पे देखना कि जो संचार के जो पहलू हैं, ठीक है, वो कैसे, चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन, इनकी जो कम्युनिकेशन वो कैसे करें, क्लास में फेस टू फेस करें, वो लगाइए कि जैसे वो प्रोजेक्टर पे करे, कैसे करें, ठीक है, वीडियो कॉल के जरिए करे, कैसे करें। क्रिएटिविटी इन कम्युनिकेशन, देखिए जो कम्युनिकेशन है उसमें क्रिएटिविटी होनी चाहिए कि ताकि बच्चे उसकी बातों को अच्छे से सुन सकें, बोरिंग ना लगे। कंसिस्टेंसी इन टर्म ऑफ टीचिंग, ठीक है। नेक्स्ट है कंटिन्यूटी, इसमें क्या है कि कंटिन्यू, लगातार रेगुलरिटी होनी चाहिए उसमें, ठीक है, ये नहीं एक बार बता दी तो बीच में कनेक्शन टूट गया तो बंद कर दिया, लगातार उसको अपनी बातों को रखना चाहिए। नेक्स्ट है डायमेंशन, ठीक है, नेक्स्ट है डायमेंशन ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखते हैं कि डायमेंशंस क्या है इफेक्टिव कम्युनिकेशन के। देखिए यहाँ पे टीचर की, यहाँ पे आपको फुल फॉर्म में बताया जाएगा। टी से होता है टैक्ट या टेंसिटी, ठीक है। ई से एंथुजियम एंड एनर्जी, ए से एप्टीट्यूड, एडेप्टेबिलिटी, एम्बिशियस एंड एबिलिटी टू अचीव, कम्युनिकेशन स्किल्स, क्लैरिटी एंड काउंसलिंग, ऐसे हम्बल, ऑनेस्ट, होलिस्टिक, इसे एंटरप्राइजिंग एंड एफिशिएंसी, क्वालिटी लाइक टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। आर से रिसोर्सफुलनेस। तो ये देखिए इतनी अच्छी टीचर की यहाँ पे फुल फॉर्म बताई गई है, तो आप इसे अच्छे से एक बार देख लेना, ठीक है। बैरियर्स ऑफ क्लासरूम कम्युनिकेशन, देखिए अब क्लासरूम कम्युनिकेशन के कौन कौन से बैरियर्स आते हैं। अब देखिए बैरियर्स जानते हैं क्या है, देखिए बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन क्लासरूम ड्यू टू ग्रोइंग इन साइज एंड स्टूडेंट हु कम फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड। देखिए होता क्या है कि क्लास का जो साइज़ है वो अगर बढ़ जाए उससे, जो और जो स्टूडेंट
जो क्लासरूम का साइज़ बड़ा हो उससे, और जो स्टूडेंट है वो अगर डिफरेंट जो बैकग्राउंड से आते हैं तो उससे क्या है बैरियर बनते हैं। जैसे मान लीजिए कि सभी कुछ बच्चे हिंदी मीडियम के हैं तो कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं। अगर टीचर हिंदी मीडियम में सभी को पढ़ाए तो इंग्लिश वालों को समझ नहीं आएगा, अगर इंग्लिश में पढ़ाए तो हिंदी वालों को समझ नहीं आएगा। तो क्या है, नॉलेज जो शेयर की जा रही है वो कुछ ही बच्चों तक सीमित है, बाकियों तक सीमित नहीं है। तो इससे क्या, ये सबसे बड़ा बैरियर है कम्युनिकेशन का, बच्चे बात नहीं समझ पाएंगे उसकी। It is difficult to find out barriers of communication, but some common barrier to effective communication in classroom are। देखिए बहुत मुश्किल है जानना कि बैरियर्स क्या होते हैं कम्युनिकेशन के, पर फिर भी कुछ कॉमन बैरियर्स हैं जिसको हम जानते हैं। पहला लिसनिंग बैरियर, देखिए सुनने का। इफेक्टिव लिसनिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर्स इन क्लासरूम। देखिए इफेक्टिव लिसनिंग क्या है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है क्लासरूम में। आउटसाइड नॉइस सच एज टेलीफोन और अदर कंस्ट्रक्शन नॉइस मेक लिसनिंग डिफ़िकल्ट। जैसे देखिए कि हम जब फ़ोन पे बात करते हैं या कुछ अदर कंस्ट्रक्शन जो वर्क होता है, ठीक है, तो उसकी आवाज़ क्या है हमें लिसनिंग में जो है वो डिफ़िकल्टी लगा देते हैं। ठीक है, आपके घर के पास कोई घर बन रहा है तो आप पढ़ नहीं पाओगे, आप किसी की बात नहीं सुन पाओगे। ठीक है, यूज़ मल्टीपल मीनिंग वर्ड्स। जब हम देखिए जब टीचर क्या करते हैं कि कई टाइम क्या करते हैं कि वो कुछ वर्ड को जब इस्तेमाल करते हैं तो उसके कई तरह के मतलब निकलते हैं, तो जिससे क्या है वर्ड्स का जो है मिसकम्युनिकेशन हो जाता है, बच्चा समझ नहीं पाता इसका मतलब है क्या। परसेप्शन, डिफरेंट स्टूडेंट में रिसीव एंड हेयर द सेम मैसेज बट इंटरप्ट इट डिफरेंटली। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कैन बी मिस्ड बाय नॉट कवरिंग ए सब्जेक्ट इन डेप्थ बाय स्टूडेंट। देखिए इसमें क्या है कि स्टूडेंट जो टीचर की बात तो सुन लेते हैं पर उसको समझ नहीं पाते। ठीक है, सेम मैसेज को अपने दिमाग में बिठा नहीं पाते। ठीक है, तो उसमें वो क्या करते हैं, कई बार वो अंतर भी नहीं कर पाते। जैसे बच्चों ने टीचर की बात को सुना, समझा, अच्छे से कर लिया, पर जो मैसेज था उसमें वो अंतर ढूंढ नहीं पाए, उसमें वो डिफरेंश जो है वो डिफरेंट था, वो ढूंढ नहीं पाए। ठीक है, तो ऐसा होता है क्या है कि जब बच्चे जो है वो सब्जेक्ट को अच्छे से कवर नहीं करते। जैसे आप यूजीसी नेट एग्ज़ाम देने जाते हो तो आप क्वेश्चन को जैसे आप अच्छे से तैयारी करके कई बार नहीं जाते, तो जब आप क्वेश्चन करते हो तो आप ये समझते हो कि क्वेश्चन बाहर से आ गया। बाहर से कुछ नहीं आता, बस आपने उसको डेप्थ से नहीं पढ़ा होता। ठीक है, ओरल बैरियर्स, देखिए इन ओरल कम्युनिकेशन इंक्लूड यूजिंग वर्ड्स विद एम्बिजियस मीनिंग दैट ओरल कम्युनिकेशन बैरियर्स इन द क्लासरूम में अकर। देखिए कई बार क्या होता है कि ओरल जो कम्युनिकेशन उसमें कई वर्ड्स हैं, ठीक है, उसमें जो कुछ जो वर्ड्स हैं बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाते हैं। ठीक है, वो कई बार समझने में मुश्किल हो जाती है, जिससे हमें वो चीज़ समझ में नहीं आती। इमोशन मूड, इफ़ द टीचर is tense, angry, excited or afraid, then he/she will not able to send the message properly। अगर टीचर गुस्से में है, एक्साइटेड है, डरा हुआ है, कुछ भी है, तो वो बच्चों को अच्छे से समझा नहीं पाएगा। इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, देखिए इफ़ द स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट कम्प्लीट दैन इट्स, देखिए अधूरी जानकारी सबसे खतरनाक है। अगर बच्चों को आधा बढ़ा दिया जाए, आधा छोड़ दिया जाए, तो वो अधूरी इन्फॉर्मेशन से कुछ भी जो है वो नॉलेज नहीं ले सकते। ये सबसे बड़ा बैरियर है। नेक्स्ट है फीडबैक। इफ़ टीचर, अगर देखिए टीचर जो है वो फीडबैक का इस्तेमाल ना करें। जैसे क्लासरूम में टीचर बच्चों को पढ़ाते हैं, तो अगर टीचर बार बार उनसे पूछता रहे कि आपको समझ में आया, तो बच्चे बोलते हैं यस सर, यस मैम। ठीक है, तो उससे फीडबैक पता चलता है कि बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं, क्या वो इतनी मेहनत कर रहा है, क्या किसी के काम आ रही है। तो अगर वो फीडबैक ले ही ना, ठीक है, पढ़ा के चला गया, बच्चों को समझ में नहीं आएगा। 5 मेन एरियाज ऑफ इम्पोर्टेंस इन क्लासरूम मैनेजमेंट। अब देखिए 5 ऐसे एरियाज है क्लासरूम के, ठीक है फ्रेंड्स, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब जानते हैं, देखिए वो 5 जो है वो कौन कौन से जो है वो मेन एरिया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए जानते हैं। पहला है एरोजल। एरोजल क्या है, देखिए टू इंश्योर द, एरोजल का मतलब होता है उत्तेजना। ठीक है, टू इंश्योर दैट स्टूडेंट्स आर मोटिवेटेड एंड रेडी टू लर्न। पहले ये जानना जरूरी है कि क्या स्टूडेंट्स मोटिवेट होने के लिए तैयार है या पढ़ने के लिए तैयार हैं। ठीक है, उनमें उत्तेजना है। एक्सपेक्टेंसी यानी कि प्रत्याशा, मेकिंग श्योर दैट स्टूडेंट्स नो व्हाट इज़ रिक्वायर्ड ऑफ देम एंड व्हाट दे विल बी एबल टू डू आफ्टर लर्निंग। देखिए इसमें क्या है कि जो इसमें ये जानना जरूरी है कि जो स्टूडेंट है, ठीक है, जो स्टूडेंट है, जैसे मान के चलिए कि यह सुनिश्चित करना कि छात्रों को पता हो कि क्या आवश्यक है,
इसमें देखिए, इसमें ये बात का जाना जरूरी है कि जो छात्रों को नॉलेज दी जा रही है, जो स्टूडेंट को बताया जा रहा है कि उनको इसकी आवश्यकता है, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट चीज़ है इंसेंटिव। इंसेंटिव का क्या मतलब है? प्रोत्साहन, ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि इंश्योर स्टूडेंट्स दैट हाउ देयर अचीवमेंट विल बी रिवार्डेड। देखिए छात्रों को सुनिश्चित करें कि उनकी उपलब्धि को कैसे पुरस्कृत किया जाएगा, यानी कि इसमें ये बताया गया है कि जो उनको नॉलेज दी गई है, अगर वो उसमें उस नॉलेज को अच्छे से लेंगे तो उनको उसके लिए क्या है, जो इनाम दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद डिसिप्लिनरी, इंश्योर दैट द वर्क ऑफ ग्रुप इज़ नॉट डिस्टर्बटेड। यह सुनिश्चित करना है कि जो काम दिया गया उनको उसमें कोई बाधा ना आए, वो डिस्टर्बटेड ना हो, ठीक है। सब काम जो है डिसिप्लिन में हो। जैसे टीचर क्लास में बच्चों को पढ़ाता है वो सब कुछ डिसिप्लिन में पढ़ाए, उसमें कुछ भी बाधा ना आए, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज़ है एम्प्लॉयमेंट। जैसे देखिए इंश्योर दैट द वर्क ऑफ ग्रुप इज़ नॉट डिस्टर्बटेड, तो बस इसमें भी सेम पॉइंट ये है। तो नेक्स्ट देखिए हाउ टू इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन। अब एक क्लासरूम में जब क्लासरूम में है जो इफेक्टिव कैसे हो सकता है, उसे कैसे बनाया जा सकता है, ठीक है। इसमें देखिए कन्वर्सेशन स्किल। तो सबसे पहली बात देखिए, कन्वर्सेशन इज़ द वन ऑफ द मोस्ट बेसिक एसेंशियल कम्युनिकेशन स्किल। इट इनेबल्स पीपल टू शेयर थॉट, opinion and ideas and receive them in turn. Although it may appear simple on the surface, effective conversation included a give and take exchange that consists of elements। देखिए इसमें क्या है कि अगर क्लासरूम जो कम्युनिकेशन है वो अच्छा होना चाहिए, तो कन्वर्सेशन जो स्किल्स है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है फ्रेंड्स। कन्वर्सेशन देखिए होता क्या है क्लास में, जो कम्युनिकेशन के जरिए थॉट्स यानी कि विचार, ओपिनियंस, आइडियाज़ ये सब कुछ डिस्कस किए जाते हैं, ठीक है। तो अब हम जानते हैं कि जो कन्वर्सेशन जो स्किल है वो कैसे सही हो सकते हैं। देखिए सबसे पहले बात है कि बॉडी लैंग्वेज। अगर टीचर क्लास में पढ़ा रहा है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज सही होनी चाहिए, ठीक है। तो यानी कि उसका मतलब खड़े होने का तरीका, पढ़ाने का तरीका, उसमें सब कुछ आता है। आई कॉन्टैक्ट, बच्चों का टीचर के साथ और टीचर का बच्चों के साथ आई कॉन्टैक्ट बिल्कुल सही होना चाहिए, ठीक है। तो इससे क्या है, जो क्लासरूम कम्युनिकेशन काफ़ी इफेक्टिव हो जाता है। नेक्स्ट है समराइजिंग, ठीक है। तो इसमें जो बच्चों को वो जो टीचर पढ़ा रहा है, ठीक है, तो उसको वो समराइज़ करके ये बताए कि जो उसने चीज़ पढ़ा दी है तो उनको कैसे कैसे इसका क्या मतलब है। तो जैसे एक बड़ा सा टॉपिक ख़त्म कर दिया तो उसको शॉर्ट में समझा दे, ठीक है फ्रेंड्स। उसमें क्या है देखिए, नेक्स्ट है पैराफ्रेजिंग, ठीक है, फिर है रिस्पॉन्डिंग। देखिए ये दोनों चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं क्लासरूम कम्युनिकेशन में, जिससे इफेक्टिव बनता है। तो जैसे बच्चों को क्लास में कोई चीज़ समझा दी टीचर के द्वारा, तो उसके साथ बच्चों का क्या रिस्पांस है वो भी बहुत ज़रूरी है, जिससे क्या है कि क्लासरूम जो कम्युनिकेशन है वो बढ़िया बन जाता है। अब यूज़ टेक्नोलॉजी, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है? फ्रॉम ऑडियो बुक्स, वीडियो लेक्चर टू ऐप्स, देयर इज़ मल्टीपल ऑफ टेक्नोलॉजिकल रिसोर्स टीचर कैन बी यूज्ड फॉर इम्प्रूविंग स्टूडेंट कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें क्या है कि जो टीचर है, ठीक है, जो टीचर है वो क्या है कि बच्चों को ऑडियो लेक्चर के जरिए, वीडियो लेक्चर के जरिए या कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी से बच्चों को समझाएगा, जिससे क्या है कि क्लासरूम कम्युनिकेशन का जो स्किल है वो इम्प्रूव हो सके। स्टूडेंट कैन लिसन टू और रीड अलॉन्ग विद ऑडियो बुक्स टू हेयर हाउ द स्पीकर प्रोनाउंस एंड एनोंसेट डिफरेंट वर्ड ऑफ फ्रेज। देखिए टेक्नोलॉजी में क्या है, जैसे कोई ऑडियो बुक है, जैसे हम किसी बुक को पढ़ रहे हैं पर वो उसको हम सुन रहे हैं, तो उसमें वहाँ पे शब्दों की या वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन कैसी है, क्या क्या नॉलेज दी जा रही है, उसको ध्यान से सुना जाता है, ठीक है। तो इससे क्लासरूम कम्युनिकेशन बढ़िया बनता है। री इन्फोर्स एक्टिव लिसनिंग। देखिए इसमें क्या है, कम्युनिकेशन इज़ नॉट जस्ट अबाउट स्पीकिंग, इट इज़ ऑल अबाउट लिसनिंग। देखिए कम्युनिकेशन में सिर्फ बोला नहीं जाता, इसमें क्या है, सुना भी जाता है, ठीक है। अगर देखिए आप किसी को कोई चीज़ समझा रहे हो, अगर आप वो आपकी बात अच्छे से समझ पाए तो तभी आपको वो उसका आंसर दे पाएगा ना। अगर वो बात को समझे ही ना, आप बोलते जाओ, तो वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होगा। टीचर कैन हेल्प द स्टूडेंट डेवलप लिसनिंग स्किल बाय रीडिंग ए सिलेक्शन ऑफ टेक्स्ट अलाउड एंड देन हैविंग द क्लास डिस्कस एंड रिफ्लेक्ट ऑन द कंटेंट। देखिए जब टीचर क्लास में बच्चों को समझाता है तो वो क्लास में जो शब्दों को थोड़ा सा ऊंचा बोलता है, जैसे नॉर्मली तरीके से पढ़ा रहा है, ठीक है। जैसे टीचर जो नॉर्मल तरीके से पढ़ा रहे हैं क्लास में, तो वो कुछ शब्दों को थोड़ा सा लाउड बोलते हैं, तो इससे क्या पता चलता है कि ये शब्द बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो रीइंफोर्स बिल्डिंग
good listening skills by encouraging students to practice asking clarifying question to fully understand the speaker intended message। अब देखें कि जो टीचर है या जो कम्युनिकेटर है उसके दिमाग में क्या क्या चल रहा है, यानी कि जो स्पीकर है, जो टीचर है, वो बच्चों को जो चीज़ समझाने की कोशिश कर रहे हैं उनके दिमाग में क्या था, तो क्या वो बच्चों को अच्छे से समझ में आ रहा है, क्या स्पीकर जो है वो अपनी बात अच्छे से समझा पा रहा है, उसका क्लैरिफाई किया जाता है। ठीक है, तो वो किससे होगा, वो एक्टिव लिसनिंग से होगा, यानी कि जब टीचर की बातों को बच्चे ध्यान से सुनेंगे तो उससे कम्युनिकेशन जो है अच्छा हो जाएगा। ऑफर ग्रुप प्रेजेंटेशन एंड असाइनमेंट। देखिए इसमें क्या है, टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज कैन आल्सो हैव स्टूडेंट शेयर पेन बोथ ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन स्किल। इसमें क्या है कि बच्चों को देखिए अगर अच्छे समझाने के लिए क्या करते हैं कि ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन स्किल जो है वो सिखाया जाता है, यानी कि जो बच्चों को कुछ चीज़ें बोल के समझाई जाती है, कुछ चीज़ें लिख कर समझाई जाती हैं। ठीक है, आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन। देखिए ओपन एंडेड क्वेश्चन आर वाइटल फॉर इंस्पायरिंग डिस्कशन एंड डेमोस्ट्रेटिंग दैट आर मल्टीपल वे ऑफ परसीव एंड आंसर ए क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स, टीचर लाइट सेट ए टाइमर फॉर शॉर्ट इनफॉर्मल कन्वर्सेशन एंड चैलेंज स्टूडेंट टू यूज़ ओपन एंडेड क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या है, ओपन एंडेड क्वेश्चन में कि बच्चों को क्वेश्चन कुछ दिए जाते हैं, जैसे कुछ है कि जैसे टीचर ने कोई शॉर्ट टाइम दे दिया तो एक क्वेश्चन उसमें बता दिया, तो बच्चे उसका क्या है, उसका आंसर ढूंढते हैं। ठीक है, जैसे टीचर ने क्लास में बच्चों को कुछ डेमोस्ट्रेशन के लिए कुछ क्वेश्चन पूछा कि आपको मैं ऐसा क्वेश्चन पूछूंगा, आपको इसका आंसर देना है, तो उसके लिए टीचर क्या करेंगे कि थोड़ा सा टाइम दे देते हैं बच्चों को सोचने के लिए, तो बच्चे क्या करते हैं, उस चीज़ का आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इससे क्या है, इंटरेस्ट बना रहता है क्लास में पढ़ने के लिए। यूज़ टास्क एंड एक्टिविटी दैट फोस्टर क्रिटिकल थिंकिंग। देखिए जब टीचर क्लास में बच्चों को कुछ टास्क देते हैं, कुछ एक्टिविटी देते हैं करने के लिए, तो बच्चों के मन में क्या है, दिमाग में क्या है, क्रिटिकल थिंकिंग आती है। यहाँ क्रिटिकल थिंकिंग आएगा, थिंकिंग लिखा हुआ है तो आप सही कर लेना। देखिए क्रिटिकल थिंकिंग क्या है कि जो चीज़ करवाई जा रही है वो चीज़ गलत है, सही है, क्या इसमें गलती है, क्या गलती नहीं है, ये क्या है क्रिटिकल थिंकिंग। जब बच्चों को कुछ चीज़ एक्टिविटी करने के लिए दी जाती है तो बच्चे अपने हिसाब से जब उस टास्क को, उस एक्टिविटी को पूरा करते हैं तो उनके दिमाग में क्या है, क्रिटिकल थिंकिंग आती है, जो कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा हिस्सा है। ठीक है फ्रेंड्स, अनदर टास्क बेस्ड फॉर इम्प्रूविंग स्टूडेंट कम्युनिकेशन स्किल इज थ्रो क्रिटिकल थिंकिंग एक्सरसाइज। दिस कैन बी डन वर्बली एंड थ्रो रिटन असाइनमेंट। देखिए जब बच्चों को क्लास में ऐसे पढ़ाया जाता है तो वर्बली दिया जाता है, रिटन असाइनमेंट दी जाती है, तो उस असाइनमेंट को जब अपने तरीके से क्रिएट करते हैं, उसका आंसर ढूंढते हैं, तो इससे उनमें क्रिटिकल थिंकिंग आती है। तो इससे पता चलता है कि जो टीचर ने बच्चों को पढ़ाया था वो उनको अच्छे से समझ में आ चुका है। ऑफर रिफ्लेक्टिव लर्निंग अपॉर्चुनिटी। देखिए रिकॉर्डिंग स्टूडेंट्स रीडिंग सेलेक्टेड टेक्स्ट और वीडियो टेपिंग ग्रुप प्रेजेंटेशन इज़ एन एक्सेलेंट मेथड फॉर असेसिंग द कम्युनिकेशन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। देखिए अगर क्लास में जैसे देखिए आजकल कैमरा लगे होते हैं और उनकी रिकॉर्डिंग की जाती है, जब क्लास में बच्चे परफॉर्म करते हैं तो उनकी जो स्ट्रेंथ है कम्युनिकेशन की, जब वीकनेस है, दोनों देखी जाती है। वीडियो टेपिंग में ये देखा जाता है कि जो बच्चे क्लास में जो कर रहे हैं उनकी कहाँ पे वीकनेस है और कहाँ पे वो बढ़िया है, इनको देखा जाता है, तो जो जो कमियाँ हैं उनको दूर कर दिया जाता है। स्टूडेंट कैन रिफ्लेक्ट ऑन देयर ओरल परफॉर्मेंस इन स्मॉल ग्रुप। देखिए इसमें क्या है, जो स्टूडेंट हैं अगर वो ओरल परफॉर्मेंस करते हैं छोटे ग्रुप में, जैसे मान के चले कि कहीं पे कुछ फंक्शन है, वहाँ पे बच्चों को स्पीच देनी है, जब वो ओरल परफॉर्म करेंगे छोटे ग्रुप में, ठीक है, या क्लास में मान के चले कि जैसे बच्चे बैठे हैं तो 5 बच्चों का ग्रुप है, उसमें से एक बच्चा निकल के आए तो वो क्लास में बच्चों को अपने विचार जो है टॉपिक के ऊपर समझाए, ठीक है, बताए, तो इससे क्या है कि एक अच्छा लर्निंग अपॉर्चुनिटी सामने आता है। देन आस्क ईच स्टूडेंट टू क्रिटिक द अदर। देखिए जब वो बच्चा क्लास में जब बोलता है तो बाकी बच्चों को ये हिदायत दी जाती है, समझाया जाता है कि आप इसकी गलती ढूंढो या देखो ये इसने सही कहा है कि नहीं, तो बच्चे क्या करते हैं, इसकी गलतियाँ यहाँ पे ढूंढते हैं। ठीक है, फाइंड टीचेबल मोमेंट्स। देखिए वट एवर द एज ऑफ ग्रुप ऑफ टीचर्स आर वर्किंग विद मैक्सिमाइज ऑन द एवरीडे हैपनिंग इन द क्लासरूम एनवायरनमेंट। देखिए क्लास में ये मायने रखता है कि टीचर की क्या वहाँ पे एज है, ठीक है, कितनी देर उसने पढ़ाया है, क्या क्या है, ये सब कुछ डिपेंड करता है क्लासरूम के एनवायरनमेंट पे। फॉर एग्जांपल इफ़ ए स्टूडेंट आंसर ए क्वेश्चन इन द कॉम्प्लिकेटेड वे। अब देखिए कि अगर जो स्टूडेंट है वो किसी क्वेश्चन का आंसर वो कॉम्प्लिकेटेड वे से देता है, तो टीचर माइट आस्क दैट दे रिफ्रेज व्हाट दे सेड और चैलेंज द क्लास टू आस्क क्लैरिफाइंग क्वेश्चन। देखिए अगर जैसे बच्चे
जो कोई स्टूडेंट है क्लास में, अब जब टीचर ने कोई क्वेश्चन पूछा है तो उसका वो आंसर सही ढंग से दे नहीं पाता, तो टीचर उसको दोबारा से उसका आंसर देने के लिए कहता है और ये चैलेंज करता है कि सभी को समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो इफ़ एन अनफेमिलियर वर्ड pops up in the text or in a film, pause in order for the class to search for the words in the dictionary। जैसे क्या है कि देखिए बच्चों को बताया जाता है कि अगर उनको कुछ वर्ड्स ऐसे कुछ समझ में ना आए तो डिक्शनरी का इस्तेमाल करें, वहाँ पे वो सर्च कर सकते हैं। जैसे कई बार होता है ना कि क्वेश्चन में कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं कि जो बच्चे उसको सुन नहीं पाते, समझ नहीं पाते अच्छे से, तो उसको गलती कर बैठते हैं, उनको मतलब नहीं पता होता इसका मीनिंग क्या है। तो टीचर उनको कहते हैं कि आप इसको डिक्शनरी में इसका आंसर ढूंढिए, इसका वर्ड का मीनिंग है क्या, तो उससे हमें काफ़ी हेल्प मिल जाती है। तो नेक्स्ट टाइम क्या करते हैं, जो स्टूडेंट है उसका आंसर सही देने की कोशिश करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए चलिए इसके करते हैं थोड़े से क्वेश्चन। दिसंबर 2015 में क्वेश्चन आया था, मोस्ट ऑफ्टन द टीचर स्टूडेंट कम्युनिकेशन। देखिए टीचर और जो स्टूडेंट का जो कम्युनिकेशन है वो तकरीबन कैसा होता है, स्पीरियस, क्रिटिकल, यूटिलिटेरियन, कन्फ्रेंशियल। देखिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, यानी कि टीचर स्टूडेंट का कम्युनिकेशन कैसा होता है, जितनी मतलब कि उनको ज़रूरत है, यानी कि जितना बच्चों को समझ में आए, जितना टीचर बच्चों को पढ़ाना चाहिए, जितनी नॉलेज ट्रांसफर होता है ना, ऐसे क्लास में जब टीचर बच्चों को पढ़ाते हैं तो वो क्लास के हिसाब से पढ़ाते हैं कि उनका लेवल है क्या, है ना, तो उस हिसाब से वो नॉलेज को शेयर करते हैं। जैसे छोटे बच्चों को ऑब्जेक्टिव टाइप पढ़ा दिया, बड़े बच्चों को थोड़ा डिस्क्रिप्टिव पढ़ा दिया, ऐसे। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द इम्पोर्टेंट एलिमेंट ए टीचर हैज़ टू टेक कोग्निजेंस ऑफ वाइल एड्रेसिंग स्टूडेंट इन द क्लासरूम। देखिए अगस्त 2016 का क्वेश्चन था ये। ठीक है, अगर किसी स्टूडेंट को हम जब एड्रेस कर रहे हैं, कुछ उसके बारे में कह रहे हैं, तो कौन कौन से जो टीचर हैं वो इम्पोर्टेंट एलिमेंट वो दिखता है। देखिए अवॉइडेंस ऑफ प्रॉक्सिमिटी, वॉइस मॉड्यूलेशन, रिपीटिव पॉज या फिक्स्ड पोस्चर। देखिए आंसर है वॉइस मॉड्यूलेशन। ठीक है, ए टीचर इन ए क्लासरूम हैज़ इमीडिएट कंट्रोल ओवर। देखिए अगर टीचर को एक क्लासरूम में के अंदर अगर एकदम से फटाफट कंट्रोल करना है तो वो क्या करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं इसका ऑप्शन। देखिए आपके सामने ऑप्शन बता रखे हैं यहाँ पे, आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि द सेल्फ सिलेक्टेड मेथड ऑफ कम्युनिकेशन एंड द मैसेज। अगर टीचर को क्लास पे कंट्रोल करना है तो टीचर के द्वारा बनाए गए जो मेथड है कम्युनिकेशन के, ठीक है, क्या उसने मैसेज देना है, उसके हिसाब से वो क्लासरूम को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू कम्युनिकेटेड वर्ड कैरी इन ए क्लासरूम सिचुएशन। देखिए क्लासरूम जो सिचुएशन है उसके लिए कौन से शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ता है, कि जैसे टीचर क्लास में कम्युनिकेट कर रहे हैं बच्चों के साथ, तो उन्हें कौन से शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। तो अगस्त 2016 में क्वेश्चन था ये। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड, आप देख सकते हैं इसको। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर 1 2 3 4 आपके सामने है, तो इसका जल्दी से आंसर देखते हैं क्या है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, पावर स्ट्रक्चर एंड ट्रेडिशन। ठीक है, तो नेक्स्ट है एज ए गुड क्लासरूम कम्युनिकेटर यू आर सपोज टू नो यूर। एक अच्छा गुड क्लासरूम कम्युनिकेटर होने के नाते तो आप किन बातों को जानते हैं। ये अगस्त 2016 का क्वेश्चन था। ऑडियंस इमोशन, साइलेंट क्यूज, आर्टफुल पॉजेज या काउंटर आर्गूमेंट। तो आंसर है आर्टफुल पॉजेज। यानी कि देखिए जब एक क्लासरूम कम्युनिकेटर, यानी कि अगर आप किसी चीज़ को अच्छे से पढ़ा रहे हैं, यानी कि आप एक अच्छे गुड क्लासरूम कम्युनिकेटर, आप एक अच्छे क्लासरूम कम्युनिकेटर हैं, तो आप क्या चीज़ों को जानोगे। तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपको कहाँ कहाँ पे रुकना है। जैसे आपकी कोई बात किसी को समझ आई तो वो तालियां बजाने लग जाएं, तो आप देखना कि कम्युनिकेटर जो है वो वहाँ पे थोड़ी देर अपनी बातों को रोक देते हैं। ठीक है, फिर अपनी बात तालियां बजने के बाद जो है वो अपनी शुरू करते हैं। तो क्या है, उन्हें पता होता है कि कहाँ कहाँ पे पोज लेना है। अब देखते हैं स्मार्ट क्लासेस कम्युनिकेशन। स्मार्ट क्लासेस कम्युनिकेशन में देखिए द स्मार्ट क्लासेस इज मॉडर्नाइज्ड मेथड ऑफ एजुकेशन इन Indian education scenario which provides quality education to students by helping them in better concept formation, concept elaboration, improvement in learning skills and academic achievement. In this day smart class and smart school and smart class, several institutes are making their classroom smart and modern. The
दे आर वर्किंग ऑन स्मार्ट स्कूल। देखिए स्मार्ट क्लासरूम कम्युनिकेशन क्या है कि पहले के ज़माने में क्या था कि ब्लैक बोर्ड होते थे, आज के ज़माने में वाइट बोर्ड आ चुके हैं, साथ में क्या है कि वहाँ पे प्रोजेक्टर के जरिए पढ़ाया जा रहा है। देखिए ये क्यों करवाया जा रहा है कि ताकि क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को दी जाए। अब देखिए कई स्कूल ऐसे हैं कि आज के ज़माने में क्या कर रहे हैं कि वो अपनी क्लासेस को, अपने स्कूल को स्मार्ट क्लास बनाने की कोशिश कर रहे हैं। स्मार्ट क्लासरूम में होता है क्या है, वहाँ पे प्रोजेक्टर को लगाया जाता है, यानी कि जो बच्चों को क्लास में पढ़ाया जाता है वो उनको पढ़ाया तो जाता है पर ब्लैक बोर्ड पर नहीं, अब उनको वीडियो के ज़रिए, ऑडियो के ज़रिए या उनको पीपीटीज़ के ज़रिए, इनकी प्रेजेंटेशन के ज़रिए पढ़ाया जाता है। तो उससे दो बातें अच्छी हो जाती है, वैसे तो काफ़ी बातें सही होती है। पहली बात तो है कि टीचर का लिखने का काम जो बच जाता है, तो दूसरी बात है उसमें स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होती। देखिए जैसे टीचर जो बच्चों को पढ़ाना है, अब उसकी वो पीपीटीज़ बना के बच्चों को दिखाए, तो उसमें क्या है कि जो टीचर ने अपने 45 मिनट के लेक्चर में बताना था, ठीक है, पढ़ाना था, तो उसमें उसने कम चीज़ें कवर करनी थी क्योंकि उसको साथ साथ लिखना पड़ता है। अब इसमें उसको लिखना नहीं पड़ेगा, साथ साथ में वो जल्दी से टॉपिक को कवर कर लेगा। दूसरी बात है कि जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनको पढ़ने में काफ़ी मज़ा आता है। ठीक है, ई लर्निंग इज़ ए रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। देखिए ई लर्निंग यानी कि इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग। अब देखिए जो आप ये मेरी वीडियो देख रहे हो ये क्या है, ये ई लर्निंग है। ठीक है, पहले यूट्यूब नहीं होता था, पहले हमें हार्ड वर्क करना पड़ता था, हमें बुक्स के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता था, पर आज ज़माना बदल चुका है, आज ज़माना है स्मार्ट वर्क का। ठीक है, पहले हार्ड वर्क था, आजकल स्मार्ट वर्क आ चुका है, यानी कि जो चीज़ आप बुक्स से ढूंढोगे आप उसी चीज़ को अब यूट्यूब से, गूगल से सर्च करके पढ़ सकते हो। तो ये कौन सा हुआ है, ये स्मार्ट क्लासरूम के अंदर आएगा, यानी कि ये ई लर्निंग के अंदर आएगा। ठीक है, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लासरूम। ठीक है, अब देखिए विशेषता क्या है क्लासरूम की। पहली बात है कोलैबोरेटिव लर्निंग होनी चाहिए। ठीक है, कोलैबोरेटिव लर्निंग एक्टिविटीज़ इंक्लूड कोलैबोरेटिव राइटिंग, ग्रुप प्रोजेक्ट, जॉइंट प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिबेट्स एंड मोर। अब देखिए कोलैबोरेटिव लर्निंग क्या है। कोलैबोरेटिव लर्निंग में ये बात होती है कि जैसे मिलजुल के पढ़ना। ठीक है, जैसे बच्चों को ग्रुप बना दिया, उनको एक प्रोजेक्ट दे दिया, लिखने के लिए कुछ दे दिया, कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग, कुछ क्वेश्चन दे दिए सभी को, जैसे 5-5 10 बच्चों को ग्रुप बना के उनको कुछ क्वेश्चन दे दिए। ठीक है, उसके ऊपर वो पढ़ेंगे अच्छे से। कंप्यूटिंग डिवाइसेस। देखिए कंप्यूटर्स आर रेडली अवेलेबल इन मॉडर्न क्लासरूम विद प्रोजेक्टर, क्लासरूम, लेक्चर एंड ई बुक्स। देखिए कंप्यूटर लर्निंग क्या है, जब हम जो चीज़ें अपने मोबाइल में या कंप्यूटर्स में पढ़ते हैं। ठीक है, हमारा मोबाइल भी एक तरह से कंप्यूटर का वर्क ही करता है आजकल। तो जो चीज़ें हम अपने कंप्यूटर में पढ़ते हैं, जैसे आप देखिए वीडियो लेक्चर्स है, कुछ ई बुक्स है, जैसे PDF हो गई या कुछ हो गया, हम जब वो पढ़ते हैं वो है कंप्यूटिंग डिवाइसेस। ठीक है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट। देखिए टीचर एंड स्टूडेंट्स शुड ऑलवेज हैव रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर। देखिए टीचर को और स्टूडेंट को एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। स्टूडेंट्स शुड फॉलो देयर वैल्यू एंड दे विल ऑलवेज रिसीव गाइडेंस फ्रॉम दैम। देखिए जो स्टूडेंट्स हैं उनको जो है वो टीचर की जो गाइडेंस है उसको हमेशा फॉलो करना चाहिए, क्योंकि हमेशा ज़िंदगी में उनके वही काम आएगा। ऑल्सो टीचर शुड इनकरेज स्टूडेंट टू स्पीक विद कॉन्फिडेंस एंड वैल्यू फॉर देयर ओपिनियन। और टीचर को भी अपनी जिम्मेदारी को ठहराते हुए उनको स्टूडेंट को भी इनकरेज करना चाहिए साथ साथ, कि ताकि जो स्टूडेंट है वो अपने लक्ष्य को पा सकें। ठीक है, नेक्स्ट एवेल्यूशन। देखिए रेगुलर एवेल्यूशन आर कैरिड आउट बाय टीचर्स थ्रू वेरियस मेथड विच आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू टेस्ट। देखिए इसमें दीज कैन बी कंडक्टिंग क्विजेज एंड पोल्स। देखिए एवेल्यूशन कहाँ पे आता है कि क्विजेज में या पोल्स में ये आता है। रेगुलर जो एवेल्यूशन है वो जो, अगर देखिए सबसे पहले बात है कि अगर रेगुलर एवेल्यूशन यहाँ पे ली जाती है, अगर मान के चले कि जो टीचर है वो डेली बेसिस पे बच्चों से एवेल्यूशन जो है उनका एवेल्यूशन करता है, तो क्या है कि देखिए जब वो टेस्ट लेगा तो वो उसको अच्छे से इतना हो नहीं पाएगा। जैसे मान लीजिए कोई क्विज़ है या कुछ है, अगर उसमें एवेल्यूशन रखा जाए तो वो चीज़ें काफ़ी अच्छे से निकल के आएंगी। ठीक है, एवेल्यूशन में क्या होगा कि जैसे बच्चों को जो चीज़ पढ़ा दी है, बच्चों को कितनी समझ में आई या नहीं आई, तो वो टीचर को उसका एवेल्यूएट या मूल्यांकन करना होता है। स्टूडेंट सेंट्रिक। पहली बात जो ये है कि जो स्टडी है जो वो स्टूडेंट सेंट्रिक होती है, ना कि टीचर सेंट्रिक। क्योंकि देखिए जो बच्चों को चीज़ समझ में नहीं आती तो गवर्नमेंट क्या करती है, उस चीज़ों को चेंज कर देती है कि ताकि बच्चों को समझ में आ जाए। तो ये क्या होगा, स्टूडेंट सेंट्रिक हो गया ना। ऐसे स्टूडेंट का किस चीज़ में इंटरेस्ट है, वो क्या चीज़ें उनको समझ में आएंगी, क्या उनकी ज़रूरतें हैं, तो उस हिसाब से वो चीज़ों को रखते हैं। जैसे पेपर 1 पेपर 2 का देखिए अभी सिलेबस चेंज हुआ है NTA नेट का, वो क्यों किया है कि ताकि स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, अब हम इतने सालों से पुरानी चीज़ें पढ़ रहे हैं, कुछ चीज़ें अपडेट हो चुके हैं, वो भी जाना जरूरी है। ठीक है, इसलिए सिलेबस को अपडेट कर दिया गया। स्टूडेंट एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर लर्निंग। अब देखिए स्टूडेंट्स को
अपनी पढ़ाई के लिए क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी होना ज़रूरी है। देखिए फ्रेंड्स, ज़्यादातर आजकल क्या स्टूडेंट क्या करते हैं, डिपेंड होने लगे हैं वीडियोस पे, बुक्स पे या टीचर पे। तो वो अपनी लर्निंग जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको वो ले नहीं पाते। ठीक है, तो सबसे पहली बात है कि जो लर्निंग के लिए स्टूडेंट को रिस्पॉन्सिबल खुद से होना चाहिए। फॉर मल्टीमीडिया ऑडियो विजुअल क्लासरूम, देखिए इंटरेस्ट प्रोजेक्टर एंड अदर मल्टीमीडिया डिवाइसेस आर द मेन पार्ट ऑफ द स्मार्ट क्लासरूम। देखिए स्मार्ट क्लासरूम क्या जो यहाँ पे फ्रेंड्स इंटरनेट आएगा, यहाँ पे इंटरनेट प्रोजेक्टर। देखिए इंटरनेट प्रोजेक्टर जो है ये कौन से, ये मल्टीमीडिया के पार्ट है। इनकी स्मार्ट क्लासरूम में क्या है, इंटरनेट होता है, प्रोजेक्टर होता है, ये चीज़ें। देयर आर फुली मल्टीमीडिया एंड इनेबल ऑडियो विजुअल क्लासरूम इन स्मार्ट क्लासरूम। इट विल बी क्वाइट डिफरेंट दैन ट्रेडिशनल क्लास। देखिए जो ट्रेडिशनल क्लास थी जहाँ पे ब्लैक बोर्ड होता था, ठीक है, उससे जो स्मार्ट क्लास में बहुत अलग है, क्योंकि यहाँ पे प्रोजेक्टर है, यहाँ पे इंटरनेट है। ठीक है, तो इनका इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे क्या है, ऑडियो विजुअल है, यानी कि बच्चों को इसमें वीडियो दिखाई जाती है, जो सुनाई भी देती है, जो दिखाई भी देती है। फीचर्स फॉर स्मार्ट क्लासरूम, देखिए फीचर्स क्या है स्मार्ट क्लासरूम के। देखिए रीडेकोरेटेड इंटीरियर्स, इनहेंस लाइटिंग कंट्रोल। देखिए पहली बात है जो इंटीरियर है उसको रीडेकोरेट करना पड़ता है, कि जो आपके क्लासरूम में चीज़ें हैं उसको हटा के नई चीज़ें लगानी पड़ती हैं। इनहेंस लाइटिंग कंट्रोल, अब देखिए कि जो लाइटिंग कंट्रोल है, जैसे पढ़ाने जाएं, जैसे हम प्रोजेक्टर को ऑन करते हैं तो हमें क्या है, अंधेरा करना होता है, सारी लाइटें बंद करनी पड़ती हैं। ए वायरलेस माउस टू कंट्रोल द कंप्यूटर एंड प्रोजेक्टर फ्रॉम एनीवेयर इन द क्लास। देखिए वायरलेस माउस ज़रूरी है, क्योंकि जैसे मान लीजिए कि सामने क्लास में हम पढ़ा रहे हैं, तो वायरलेस माउस के जरिए क्या है कि जो टीचर क्लास के पीछे जाके भी उस चीज़ को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट कैमरा एंड DVR न्यू प्रोजेक्टर। देखिए प्रोजेक्टर से होना चाहिए, DVD या VCR होना चाहिए, या कैमरा होना चाहिए साथ में। ठीक है, ए स्मार्ट सिम्पोजियम दैट अलाउज यू टू मेक इलेक्ट्रॉनिक नोट्स एंड इमेजेस अपीयर। देखिए इसमें क्या है कि जो कुछ नोट्स हैं, इमेजेस हैं, वो होनी चाहिए उसमें चलाने के लिए। जैसे पेन ड्राइव में कुछ चीज़ें हम चलाते हैं ना उसमें, अब देखिए उसमें चीज़ हो ही ना, पेन ड्राइव भी हो ही ना, हमारे पास कुछ हो ही ना, तो हम क्या चीज़ चलाएंगे वहाँ पे, वो होना ज़रूरी है। ठीक है फ्रेंड्स, द क्लासरूम परफॉर्मेंस सिस्टम CPS टू गेट रियल टाइम आंसर फ्रॉम स्टूडेंट इन क्लास बाय मीन्स ऑफ वायरलेस मल्टीपल चॉइस रिस्पॉन्स डिवाइसेस। देखिए इसमें क्या है कि क्लासरूम परफॉर्मेंस जो सिस्टम है उसको ध्यान से अच्छे से बढ़िया करने के लिए स्टूडेंट से क्या है, वो वायरलेस मल्टीपल चॉइस रिस्पॉन्स डिवाइस होनी चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं इसके क्वेश्चन। देखिए इन क्लासरूम कम्युनिकेशन द टीचर सेंड द मैसेज आइदर ए वर्ड्स और इमेजेस द स्टूडेंट आर रियली। जब क्लासरूम में जब टीचर मैसेज सेंड करता है बच्चों को वर्ड्स में या इमेजेस में, तो स्टूडेंट क्या होता है, देखिए दो स्टूडेंट इसमें क्या है, ये दिसंबर 2014 क्वेश्चन था। इनकोडर, डिकोडर, एजिटेटर या प्रोपगेटर, तो आंसर आएगा D प्रोपगेटर्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे डिकोडर भी आ सकता है। देखिए क्योंकि जो स्टूडेंट है वो मैसेज को रिसीव कर रहे हैं, स्टूडेंट मैसेज, जो टीचर है मैसेज को दे रहा है। टीचर हुआ इनकोडर, तो बच्चे हुए डिकोडर। यहाँ पे प्रोपगेटर भी आ सकता है और डिकोडर भी आ सकता है, दोनों ही ऑप्शन सही हो सकते हैं। डिजिटल एम्पावरमेंट मीन्स, देखिए डिजिटल एम्पावरमेंट क्या है, दिसंबर 2014 क्वेश्चन है ये। यूनिवर्सल डिजिट लिटरेसी, यूनिवर्सल एक्सेस टू ऑल डिजिटल रिसोर्सेज, कोऑपरेटिव डिजिटल प्लेटफॉर्म, पर्सपेक्टिव गवर्नेंस या प्रोबेबिलिटी ऑफ एंटाइटलमेंट्स फॉर इंडिविजुअल थ्रो क्लाउड्स। देखिए तो इसका आंसर है, देखिए यहाँ पे आपको ढूंढना पड़ेगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर D, यानी कि 1 2 3 4 चारों के चारों सही हैं। ठीक है, आजकल ज़माना डिजिटल है तो इसलिए सभी चीज़ें इसमें